हम सोचते हैं पुतिन के सपने कैसे होते होंगे, और हमें लगता है कि हमें इसका काफी अच्छा अंदाजा है। पुतिन जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वो है कि उन्हें उस इंसान के रूप में पहचाना जाए जिसने रूस को फिर से महान बना दिया। वो चाहते हैं कि उनकी मूर्तियां बने। वो चाहते हैं कि लोग उनसे उसी तरह बात करें जैसे उन्होंने जार और सोवियत नेताओं से की थी, जिन्होंने रूस को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। पुतिन रूस को बड़ा बनाना चाहते थे और यूक्रेन को इसकी कुंजी मानते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। और असल में उन्होंने जो किया है वो ये है कि रूस को पहले से भी छोटा बना दिया जितना वो उनके आक्रमण से पहले था। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ हार से भी बुरी स्थिति में है। पुतिन की असीमित महत्वाकांक्षा ने उसे अप्रासंगिकता की ओर धकेल दिया है। पुतिन की पूरी दुनिया की सोच उनके अपने अहंकार पर टिकी हुई है। पुतिन के लिए लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि वे रूस के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो खुद को रूस का प्रतिनिधि मानते हैं। रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, यह साधारण तथ्य समझने से काफी कुछ साफ हो जाता है। इस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के लक्ष्यों में से एक और शायद सबसे मुख्य लक्ष्य बाकी दुनिया की नजरों में पुतिन के नाम पर सम्मान और गौरव लाना था। उसका मानना था कि यूक्रेन पर विजय प्राप्त करके वो इतिहास में रूस के महान नेताओं में से एक के रूप में जाना जाएगा, और इसके साथ ही रूस उसके कारनामों के कारण और बड़ा और अधिक गौरवशाली बन जाएगा। ये अहंकारपूर्ण है और अंततः इस भावना से प्रेरित है कि पुतिन लंबे समय से मानते रहे हैं कि पश्चिम उन्हें और रूस को उतना सम्मान नहीं देता जितना देना चाहिए। यह कोई संयोग नहीं है कि पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उन्होंने नाटो के विस्तार को अपनी प्रमुख समस्याओं में से एक के रूप में उजागर किया। वो ये 1 दशक से ज्यादा समय से कर रहे थे। जरूरी नहीं कि इसके पीछे नेटो का डर हो। पुतिन को नहीं लगता था कि नेटो रूस से युद्ध करेगा, बल्कि उन्हें डर था कि नेटो का विस्तार रूस के राष्ट्रपति के रूप में उनके अपने कार्यकाल से जोड़ दिया जाएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो पश्चिम और बढ़ता और रूस का प्रभाव क्षेत्र पुतिन की नजर में छोटा होता। पुतिन के लिए ऐसी स्थिति अस्वीकार्य थी। वो महान बनना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे पूज्य माने। पुतिन चाहते हैं कि 100 साल बाद रूसी लोग उन्हें उस नेता के रूप में देखें जिसने अपने देश को फिर से पुराने रूसी साम्राज्यों या सोवियत संघ की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यूक्रेन युद्ध को विरासत की राह का पहला कदम माना गया। आखिरकार पुतिन ने वही फंदा खुद के गले में डाल लिया, क्योंकि उसकी महिमा की बेताब तलाश ने रूस को अपंग करने, यूक्रेन को सशक्त करने और एक ऐसा भविष्य बनाने के अलावा कुछ नहीं किया जो यह सुनिश्चित करेगा कि पुतिन का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाए, लेकिन उन कारणों से नहीं जिनकी उसने हमेशा उम्मीद की थी। देखते हैं इस युद्ध से रूस को क्या भू राजनीतिक नुकसान हुआ, और शुरुआत उस देश से करते हैं जो पुतिन के निशाने पर था और अब भी है, यूक्रेन। पुतिन के लिए यूक्रेन की हार से रूस को अमेरिका और चीन के साथ सबसे बड़ी शक्ति माना जाता। ये पुनरुत्थान की शुरुआत होती। यूक्रेन पर कब्जा कर उसके $15 ट्रिलियन के खनिजों को सुरक्षित करना, नेटो से सटा एक विशाल भूभाग पाना और विजेता की प्रतिष्ठा हासिल करना था। फिर यूरोप के वे बचे हुए छोटे इलाके जो कभी सोवियत प्रभाव क्षेत्र में थे पर नजर थी। यही उनकी योजना थी। पुतिन सिर्फ इतनी चिंगारी जला सके जिससे यूक्रेन ऐसी वैश्विक शक्ति बन गया जिसकी पुतिन ने कल्पना भी नहीं की थी। आज यूक्रेन को देखिए, आपको बिल्कुल वही नजर आएगा जो हम कहना चाहते हैं। रूस अब एक मध्य शक्ति बनकर सामने आया है जो अमेरिका और चीन जितना मजबूत नहीं है। वहीं यूक्रेन ऐसा पहले से कहीं अधिक मजबूत राष्ट्र बन गया है जितना वो तब कभी नहीं बनता अगर पुतिन की सेना ने दखल ही न दिया होता। 4 साल से भी ज्यादा लड़ाई के बाद यूक्रेन का मोर्चा लगभग स्थिर है और पुतिन के सपने के लिए रूस को अब भी देश का 80% हिस्सा जीतना बाकी है। ड्रोन कूटनीति से यूक्रेन अब वैश्विक मंच पर, साथ ही अपने ही क्षेत्र में सैन्य शक्ति बन गया है जिसे गंभीरता से लिया जाता है। यूरोप में समझौते हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन नेटो की उस संरचना में शामिल हो रहा है जिसे पुतिन कमजोर करना चाहते थे, हालांकि वो नेटो सदस्य नहीं है। मध्य पूर्व में यूक्रेन सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ समझौते कर रहा है। हर समझौता 10 साल का है। इसमें पैसे और तेल का वादा है और ये सब यूक्रेन द्वारा मजबूरी में विकसित ड्रोन की वजह से हुआ, जिससे पुतिन के आक्रमण को रोका जा सका। जो जीत निश्चित मानी जा रही थी, भले ही वो पुतिन के वादे से देर से आती, वो पहले एक दलदल में बदल गई और फिर एक ऐसे युद्ध में बदल गई जिसने यूक्रेन को मजबूत किया और रूस को भू राजनीतिक मंच पर कमजोर कर दिया। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सेना अब इतनी प्रभावशाली है कि संयुक्त अभ्यासों में कई बार नेटो सहयोगियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। यूक्रेन अब वो सुरक्षा बोझ नहीं रहा जो पुतिन के आक्रमण के समय था। ये एक योगदान करता है और उस तकनीक में विश्व नेता है जिसे रूस को हराने के लिए बनाया गया है। पुतिन और पुराने रूस जैसी एक महान रूस की उनकी कल्पना के लिए यह सीधी तबाही है। जिस राष्ट्र को रूस के एक मामूली हिस्से से ज्यादा नहीं माना जाता था, उसने अब रूस को उसके कदम वही रोकने का खाका तैयार कर दिया है।
पुतिन को वो नेता बनना था जो रूस को फिर से भू राजनीतिक महत्व के शिखर पर ले जाए और उसे दशकों बाद पहले से भी बड़ा खिलाड़ी बना दे। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो हासिल किया है वो सिर्फ एक ऐसी सेना की बेइज्जती है जिसे अब कागजी शेर के रूप में देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर रूसी प्रभाव का पतन हुआ है। यही हमें यूक्रेन से आगे बढ़कर पुतिन की शुरू की गई जंग में उनकी घोर नाकामी के व्यापक असर तक ले जाता है। जहां कभी रूस की सेना के दम पर दबदबा था, वे क्षेत्र अब पुतिन से मुंह मोड़ रहे हैं। यह दक्षिण कॉकसस में साफ दिखता है। एक समय था जब रूस ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उसने यहां 150 साल तक राज किया और पुतिन के शासन में भी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। रूस के नेता आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देशों के बीच तनाव भड़काते और पुतिन की इच्छा के अनुसार जिसे चाहते सुरक्षा संरक्षण का वादा करते थे। लेकिन अब वही सेना यूक्रेन में बिखर रही है। अब कोई चाल काम नहीं कर रही। रूस अजरबैजान के रिश्ते तब टूटे जब खुलासा हुआ कि येकातेरिनबर्ग में एक छापेमारी के दौरान रूसी पुलिस ने 2 अजरबैजानी नागरिकों को यातना देकर मार डाला। उस घटना से गिरफ्तारियां और रूस पर जासूसी के आरोप लगे। रूस ने दिसंबर 2024 में अजरबैजान के एक नागरिक विमान को गिराया, जिससे 38 लोगों की मौत हुई और दोनों देशों के संबंध टूट गए। कम से कम रूस पहले आर्मेनिया का समर्थन कर सकता था जब वो अजरबैजान से लड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 8 जून को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने फिर चुनाव जीत लिया। पुतिन समर्थित उम्मीदवारों को हराकर रूस के दबाव को पार किया, जिसमें व्यापार संबंध खत्म करने की धमकी भी थी। एक समय पुतिन ने पशिन्यान से साफ कह दिया था कि रूस जो गैस आर्मेनिया को सप्लाई करता है वो $177.50 प्रति 1000 घन मीटर की दर से दी जाती है, जबकि यूरोपीय बाजार में इसकी कीमत $600 है। अगर पशिन्यान आर्मेनिया को यूरोपीय संघ में शामिल कराने की कोशिश जारी रखते हैं तो ये खतरे में पड़ सकती है, लेकिन असर नहीं पड़ा। अजरबैजान ने दूरी बना ली है और आर्मेनिया पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जो वर्षों से धीरे धीरे हो रहा है। कॉकस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया था। 2020 में रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख पर 44 दिन चले युद्ध को खत्म करने के लिए शांति रक्षक की भूमिका निभाई थी। 6 साल बाद और यूक्रेन अभियान की विफलता के बाद पुतिन ने इन दोनों देशों में प्रभाव खो दिया है। अब दोनों रूस से ज्यादा लेना देना नहीं रखना चाहते। यही मतलब है जब हम कहते हैं पुतिन रूस को छोटा कर रहे हैं। पुतिन के यूक्रेन युद्ध जारी रखने से रूस भू राजनीतिक रूप से अप्रासंगिकता के करीब आ रहा है। यूक्रेन के उदय और कॉकस में रूस की समस्याओं से कहीं ज्यादा है। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले ये द मिलिट्री शो है और हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको दिखा सकें कि ताकत असल में कैसे काम करती है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो पर वापस आएं। रूस का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पतन कॉकस में सबसे स्पष्ट है, लेकिन ये पूरे यूरोप और मध्य एशिया में भी दिखता है। एस्टोनिया के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अनुसार मोल्दोवा, जॉर्जिया और कजाकिस्तान जैसे देशों को याद दिलाया गया है कि पुतिन जैसा अपनी विरासत के जुनून में पागल नेता के रहते रूस के पास होना खतरनाक हो सकता है। मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन और आर्मेनिया कर रहे हैं। यह एक और उदाहरण है कि पुतिन का युद्ध उन देशों को जिन पर रूस कभी प्रभाव डाल सकता था, अब पश्चिम की ओर और गहराई से ले जा रहा है। ताजिकिस्तान जैसे देशों ने देखा कि रूस ने अपने हथियार और सैनिक वहां से हटाकर यूक्रेन भेज दिए। ऐसा संदेश नजरअंदाज नहीं होता। रूस को युद्ध में शक्तिशाली देश माना जाता है। अगर वो जिन देशों को सुरक्षा का वादा किया था वहां से सुरक्षा हटा रहा है, तो ये देश के बारे में और पुतिन ने इसे क्या बना दिया है उसके बारे में क्या बताता है। ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान को नाराज करना पुतिन के लिए समस्या है, क्योंकि ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य हैं जो रूस को प्रतिबंधों से बचाता है। अगर देश उस यूनियन को छोड़ देते हैं तो हम फिर से रूस की ताकत का आधार कमजोर होते हुए देखते हैं। यह पुतिन की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया। अगर ग्रेटर रूस का सपना टूट गया है तो इसके टुकड़े रूस के लिए वैश्विक भू राजनीतिक स्तर पर बुरा सपना बन गए हैं। हमने पहले सुरक्षा का जिक्र किया था। सीरिया, वेनेजुएला और ईरान को रूसी हथियारों और पुतिन के वादे से फायदा मिलना था कि रूस उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। इन तीनों देशों में क्या समानता है? यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इन देशों के नेताओं की हत्या कर दी गई या उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और रूस ने उनमें से किसी को बचाने के लिए उंगली तक नहीं उठाई, चाहे वो इच्छा की कमी के कारण हो या शक्ति दिखाने में असमर्थता के कारण। क्योंकि वर्षों की भीषण लड़ाई के बाद रूस के पास अब कोई ताकत नहीं बची है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदेश यही है कि रूस जिनकी मदद का दावा करता है उनकी रक्षा नहीं कर सकता। रूस की वैश्विक प्रतिष्ठा इतनी नीचे गिर गई है जितनी पुतिन के सत्ता में आने के बाद कभी नहीं देखी गई थी, और यह साफ तौर पर रूस को और छोटा बना देता है।
यहाँ पुतिन की समस्या सिर्फ घटती भू राजनीतिक ताकत नहीं है। कुछ मायनों में वो रूस के उन हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण खो रहे हैं जिन पर उनका नियंत्रण बहुत पहले से था, जब उन्होंने अपना आक्रमण शुरू किया था। रूस का सुदूर पूर्व खास तौर पर समस्या बन रहा है। रूस का सुदूर पूर्वी संघीय जिला रूसी क्षेत्र का 40% हिस्सा है, जबकि वहां केवल लगभग 80 लाख लोग ही रहते हैं। यह वही क्षेत्र भी है जिस पर रूस के एक कथित सहयोगी चीन का मानना है कि उसका भी कुछ दावा है। हम नहीं कह रहे कि चीन रूस पर हमला करेगा, हालांकि इन दोनों में अब शक्ति असंतुलन है जिससे पुतिन भी नाराज होंगे। चीन इससे कहीं ज्यादा चालाकी से काम कर रहा है। पुतिन के आक्रमण के बाद से ही वो रूस के सुदूर पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जब यूरोपीय देशों ने आक्रमण के विरोध में रूस छोड़ दिया तो चीन ने आगे बढ़कर उनकी जगह ले ली। ऐसा कर उसने रूस को चीन पर ज्यादा निर्भर बना दिया और चीन के प्रवासी मजदूरों के रूस के सुदूर पूर्व में आने का रास्ता खोला। अब साइबेरिया में चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और उन्नत विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं और वहां चीनी कंपनियों की सभी गतिविधियों में युआन ने रूसी रूबल की जगह ले ली है। फिर भी इससे चीन द्वारा बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय अधिग्रहण की संभावना नहीं है। बीजिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो पुतिन की हताशा का फायदा उठाकर रूस के सुदूर पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यह पुतिन की यूक्रेन में विफलताओं का नतीजा है। पुतिन अब भी 3 दिन की उस विशेष सैन्य कार्रवाई पर ध्यान लगाए हैं जो 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है, पर चीन के समर्थन के बिना रूस टिक नहीं सकता, इसलिए उन्हें चीन को उसकी मर्जी से काम करने देना पड़ता है। चीन रूस के कच्चे तेल का करीब 50% ही खरीदता है। अगर वो पैसा चला गया तो पुतिन की सारी कोशिशें धूल में मिल जाएंगी। अब पुतिन खुद को इसी दुखद स्थिति में पाते हैं। सोवियत संघ के चरम समय में रूस की जो स्थिति थी उसे फिर से हासिल करने की पुतिन की कोशिश ने रूस को वास्तव में और भू राजनीतिक रूप से और भी छोटा बना दिया है। सोवियत संघ के चरम पर रूस अपने क्षेत्र के अलावा 14 अन्य गणराज्यों को नियंत्रित करता था। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद मिली उपलब्धि से तुलना करें। यूक्रेन जो कभी सोवियत संघ का अंड भंडार था, अब भी जीता नहीं जा सका है और पहले से ज्यादा मजबूत भू राजनीतिक शक्ति बन गया है। कॉकस क्षेत्र के देश रूस से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे रूस अपनी खोई हुई प्रभाव शक्ति के कारण और छोटा होता जा रहा है। यूरोप और मध्य एशिया में भी तनाव है और पुतिन रूसी सुदूर पूर्व में चीनी असर से क्षेत्र नहीं बचा पा रहे, जिसे रूस यूक्रेन में स्थिति बदलने की उम्मीद में सहन कर रहा है। और एक और तरीका है जिससे यूक्रेन की धरती पर पुतिन के सपने की मौत ने रूस को और छोटा बना दिया है। यह रूस की जनता के लिए सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद आम रूसी नागरिक की जिंदगी कितनी खराब हुई है, इसके कई उदाहरण हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है। रूस पेंशन व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है, नया सिस्टम ला रहा है जिसमें सरकार की ओर से सह वित्त पोषण नहीं होगा। क्रेमलिन ने कहा है कि वो इसकी भरपाई नई योजना में भागीदारी के लिए व्यवसायों को टैक्स इंसेंटिव देकर करेगा। यह शायद काम करता अगर पुतिन ने ऐसी आर्थिक स्थिति न बनाई होती जिससे सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में ही रूस के 2 लाख छोटे और मध्यम व्यवसाय बंद हो गए। यह संभावना भी है कि पुतिन अपनी असफल होती युद्ध को फंड करने के लिए पेंशन में भी कटौती कर सकते हैं। रूस की सार्वजनिक और सामाजिक सेवाओं ने पुतिन के पैसों की तलाश का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। अव्यवस्था के उदाहरणों में अप्रैल की घोषणा है जिसमें मॉस्को ने 2026 में 1,05,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई, जबकि 2025 में इसी क्षेत्र से 32,000 की छटनी की थी। फिर से ये सब पैसा बचाने के लिए है ताकि उसे यूक्रेन में झोंका जा सके, और ये हैरानी की बात नहीं होगी अगर उन निकाले गए कर्मचारियों में से कई लोग मजबूरी में यूक्रेन के मोर्चे पर पहुंच जाएं। अन्य उदाहरणों में 24 जून का खुलासा शामिल है कि रूस 2026 में अपने संघीय सड़क रखरखाव बजट में $142 मिलियन से अधिक की कटौती करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद अगले साल लगभग $260 मिलियन की कटौती की जाएगी। पुतिन ने लोगों के लिए ऐसी स्थिति बनाई है कि यूक्रेन युद्ध की फंडिंग के लिए हर पैसा बचाना पड़ रहा है, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। 2000 किलोमीटर हाईवे अब नहीं बनेंगे या उनका आधुनिकीकरण नहीं होगा। इसका कारण सिर्फ यूक्रेन है। रूस के लोगों ने अपनी जीवन गुणवत्ता को और भी कई तरीकों से गिरते हुए देखा है। देश में महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत आसमान छू गई है। यूनाइटेड 24 मीडिया ने 29 जून को बताया कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 81% रूसी अपने खाने के बजट में कटौती कर रहे हैं। विशेष रूप से 34% लोग खाने पीने पर बचत कर रहे हैं, जबकि 47% लोग अपने असली आय के स्थिर रहने और किराना दुकानों में बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए खाने की खरीदारी और खर्चों में कटौती कर रहे हैं। फिर से यूक्रेन ने रूस के साथ ये सब किया है। यूक्रेन ईंधन संकट पैदा कर रहा है और आयातित वस्तुओं की कमी के साथ मिलकर इससे मांग आपूर्ति की समस्या पैदा हो रही है, जिससे रूस की जनता परेशान है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार रूस में महंगाई दर 5.3% है।
देश की बेस ब्याज दर 14.25% है। ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोनों प्रतिशत 2026 की शुरुआत से बेहतर है। हालांकि कम से कम महंगाई दर वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यूरो न्यूज के अनुसार स्वीडिश खुफिया एजेंसी ने कहा कि रूस ने पुतिन के युद्ध के आर्थिक प्रभाव को छुपाने के लिए फर्जी आंकड़े दिखाए हैं। स्वीडन का कहना है कि महंगाई दर 5% के आसपास नहीं है, ये 15% के करीब है, जो लगभग रूस की ब्याज दर के बराबर पहुंच गई है। रूसी लोग अब वो चीजें नहीं खरीद सकते जो पहले खरीदा करते थे, और वे उन लोन पर ब्याज का भुगतान भी नहीं चुका सकते जो शायद उनकी मदद कर सकते थे। यही है जो पुतिन ने बनाया है। खुद को महान रूसी नेताओं की श्रेणी में शामिल करने की उनकी बेताब कोशिश ने रूस को और छोटा बना दिया है। अब पुतिन के पास विकल्प नहीं है। वो रूसी सेना पर दांव लगा रहे हैं जो यूक्रेन को हराने में असमर्थ रही है। रूस के नेता के लिए उसने जो युद्ध शुरू किया, उससे निकलने का एकमात्र तरीका है कि वो किसी तरह साल के अंत तक डोनबास क्षेत्र पर कब्जा कर ले। वो इसी अभियान पर दांव लगा रहे हैं जिसमें रूस अब तक अजय किलेबंदी की पंक्ति से टकराता रहा है और अगले 6 महीनों में जीत की उम्मीद है। तब पुतिन किसी तरह की जीत का दावा कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का एक अहम क्षेत्र रूस के नियंत्रण में होगा और वे ताकत के साथ बातचीत कर सकेंगे। बेशक बाकी यूक्रेन नहीं गिरा होगा, लेकिन कम से कम रूस के पास कुछ तो होगा। ये जुआ सफल नहीं होगा। जब सब बिखर जाएगा और यूक्रेन 2027 व आगे तक डॉनबास की रक्षा करता रहेगा, रूस में हालात बेहतर होने की जो थोड़ी उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। पुतिन ने अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए यह युद्ध शुरू किया था। उन्होंने वो काम कर ही दिया है। बस अब वो एक महान नेता के रूप में याद नहीं किए जाएंगे जिसने रूस को बड़ा और मजबूत बनाया। पुतिन का नाम इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में लिखा जाएगा जिसने एक ऐसे देश के खिलाफ युद्ध शुरू किया जिसे वो खत्म नहीं कर सका। वे वही व्यक्ति होंगे जिन्होंने रूस को दिवालिया किया, लोगों के जीवन स्तर को दशकों पीछे धकेल दिया, क्षेत्रीय वैश्विक प्रभाव खोया और शायद यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में सुदूर पूर्व भी गवा दिया। पुतिन का सपना खत्म हो चुका है और जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती, रूस के उभरने की संभावना नहीं है। और यह भी पूरी तरह संभव है कि रूस यूक्रेन में वो इलाका भी खो दे जिसे उसने 2014 से अपने कब्जे में रखा हुआ है। अधिकृत क्रीमिया संकट में है। अप्रैल 2022 में जब जर्मन सरकार ने यूक्रेन को लगभग 50 फ्लैग पैंजर गेपार्ड टैंक देने की अनुमति दी, तो उसने नहीं सोचा था कि ये टैंक रूस यूक्रेन युद्ध में इतने जरूरी होंगे। आखिरकार जर्मनी ने गेपार्ड को 1 दशक पहले ही बेकार मान लिया था और उसे सेवा से बाहर कर दिया था। इसे 1960 के दशक में विकसित किया, 1970 के दशक में सेवा में लाया और 2010 में बदला गया। बर्लिन के अनुसार यह एक पुरानी और अप्रचलित संपत्ति थी जिसमें अब बहुत कम मूल्य बचा था। फिर यूक्रेन के हाथ ये लग गया और उन्होंने इस दशकों पुराने टैंक को एक असली राक्षस में बदल दिया। इस अद्भुत बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गेपार्ड क्या है और ये क्या कर सकता है। फ्लैग पैंजर गेपार्ड, जिसे चीता भी कहा जाता है, हर मौसम में काम करने वाला स्वचालित विमान भेदी तोप वाला टैंक है। इसका मतलब है कि सामान्य मुख्य युद्धक टैंकों के विपरीत, जिन्हें फ्रंट लाइन युद्ध और अन्य टैंकों व बख्तरबंद वाहनों के साथ सीधी भिड़ंत के लिए बनाया गया है, गेपार्ड को विशेष रूप से दुश्मन के विमानों, जिनमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और हेलीकॉप्टर शामिल है, से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। गेपार्ड का विचार 1960 के दशक में आया, जब पश्चिम जर्मन सेना या बुंडेसवेर ने महसूस किया कि मौजूदा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का M42 डस्टर धीरे धीरे अप्रचलित होते जा रहे थे। स्ट्राइक विमान तेज और फुर्तीले हो रहे थे, वहीं अटैक हेलीकॉप्टर भी बड़ा खतरा बन रहे थे। नाटो को ऐसे सिस्टम्स की जरूरत थी जो अधिक मोबाइल, सटीक हो और टैंकों तथा बख्तरबंद पैदल सेना वाहनों के साथ युद्ध में दुश्मन के विमानों से मुकाबला करने के लिए किसी भी इलाके या मौसम की स्थिति में जा सके। नतीजतन विभिन्न यूरोपीय ठेकेदारों जैसे कि राइन मेटल, AEG, क्राउस माफेई और एलरकॉन सहित 2 विकास टीमों ने डस्टर के लिए एक विकल्प पर काम करना शुरू किया। अंतिम निर्णय लेने से पहले कई प्रोटोटाइप बनाए गए और उनका परीक्षण किया गया। विजेता डिजाइन लेपर्ड 1 मुख्य युद्धक टैंक के चेसिस पर आधारित था, लेकिन सामान्य लेपर्ड 1 पर देखी जाने वाली 105 मिलीमीटर L7A3 L52 राइफल गन के बजाय गेपार्ड को 35 मिलीमीटर एलरकॉन KDA ऑटो कैनन की एक जोड़ी से लैस किया गया था, जो प्रति मिनट 550 राउंड तक फायर करने में सक्षम थी। हुड के नीचे गेपार्ड में कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम था,
जो स्वायत्त लक्ष्य भेदन में सक्षम था। साथ ही इसमें सर्च और ट्रैकिंग रडार भी थे। मास प्रोडक्शन 1970 के दशक में शुरू हुआ। इसके बाद सैकड़ों गेपार्ड बने, जिनमें स्टैंडर्ड जर्मन गेपार्ड और डच CA-1 शामिल थे, जिसे अलग रडार इंस्टॉलेशन दिया गया था। इन टैंकों का अधिकांश हिस्सा वर्षों तक बुंडेसवेहर और डच सेना में रहा, जबकि सैकड़ों टैंक यूरोप और बाहर के देशों जैसे बेल्जियम, चिली, रोमानिया को भेजे गए। कोल्ड वॉर के दौरान, जिसके लिए गेपार्ड को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, गेपार्ड को दुनिया के सबसे सक्षम एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में से एक माना जाने लगा। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। इसने मौजूदा एंटी एयर सिस्टमों की तुलना में कई फायदे दिए। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण इसका गतिशीलता था। खींचकर ले जाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गनों के विपरीत, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अन्य वाहनों की जरूरत होती थी, गेपार्ड के पास खुद से चलने की क्षमता थी। लेपर्ड 1 के आधार पर बनाए गए और 10 सिलेंडर MTU मल्टी फ्यूल इंजन से लैस, यह सड़क पर लगभग 40 मील प्रति घंटा या 65 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षाकृत तेज गति प्राप्त करने में सक्षम था। साथ ही लगभग 340 मील या 550 किलोमीटर की परिचालन सीमा भी देता था। इसका मतलब था कि यह अन्य टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ गति बनाए रख सकता था, और यहाँ तक कि जब यह उबड़ खाबड़ या कठिन इलाकों में भी चलता था, तब भी यह ऐसा सिस्टम नहीं था जो आसानी से कीचड़ में फंस जाए। ये वहां जा सकता था जहां सेना जाती थी, बिना पीछे छूटे या विशेष देखभाल और सहायता की जरूरत के। इसके अलावा गेपार्ड को एक अपने आप में पूर्ण एंटी एयर सिस्टम होने का लाभ भी था। तब यह अनोखा था क्योंकि अधिकांश वायु रक्षा प्रणालियां अलग अलग हिस्सों जैसे रडार वाहन, कमांड पोस्ट आदि से बनी थीं। गेपार्ड में सारी जरूरी चीजें एक ही जगह मौजूद थी, जिसमें सर्च रडार, ट्रैकिंग रडार, गन, गोला बारूद और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल थे। इसके चालक दल को अन्य टीमों से संपर्क करने या अन्य संसाधनों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वे जब चाहे लक्ष्यों का पता लगा सकते थे, पहचान सकते थे, ट्रैक कर सकते थे और उन पर हमला कर सकते थे। गेपार्ड अपनी तेज प्रतिक्रिया समय के लिए प्रसिद्ध था। वो कुछ सेकंड में लक्ष्य लॉक कर फायरिंग शुरू कर सकता था। और जब आप कम ऊंचाई पर उड़ने वाले, तेज गति से आने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या अटैक हेलीकॉप्टर के अचानक क्षितिज पर प्रकट होने की संभावना से निपट रहे हो, तो ऐसी गति बहुत मायने रखती है। जहां तक ताकत और प्रदर्शन की बात है, गेपार्ड अपने कई समकालीनों से कहीं आगे था। इसमें उस दौर की 2 बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगी थी, जिससे यह 1100 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता था। बेहतरीन सटीकता और कई किलोमीटर की प्रभावी रेंज के साथ ये तोपें सचमुच हवा में गोले की दीवार खड़ी कर सकती थी, जिससे आसमान किसी भी सोवियत पायलट के लिए मौत का जाल बन जाता जो ज्यादा करीब आने की हिम्मत करता। इसका मतलब था कि उस समय सोवियत संघ की आम एंटी एयरक्राफ्ट काउंटर मेजर्स जैसे फ्लेयर्स, रडार जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम गेपार्ड के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। इसे बस अपने लक्ष्य की ओर दर्जनों गोले दागने होते थे और उसके गिराने की संभावना औसत से कहीं ज्यादा होती थी। ये उस समय का आदर्श हथियार था। सोवियत स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कम ऊंचाई वाले बॉम्बर्स और Mi-24 जैसे हमलावर हेलीकॉप्टरों का उपयुक्त जवाब था। लेकिन गेपार्ड का समय आखिरकार खत्म होता दिखने लगा। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों तक रणनीतिक माहौल अब वैसा नहीं रहा था। शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ बिखर गया और जिन खतरों के लिए गेपार्ड बना था वे मानो गायब हो गए हों। मध्य यूरोप में बड़े टैंक युद्ध और बमबारी अब संभव नहीं लगती थी। दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर ध्यान दिया, जिससे गेपार्ड जैसी पारंपरिक तोपों से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली वायु रक्षा प्रणालियां बनी। अचानक ये कभी अग्रणी प्रणाली अब बीते जमाने की चीज लगने लगी थी। भविष्य की ओर देखते हुए सैन्य योजनाकारों ने सोचा था कि आगे के संघर्षों में सुपरसोनिक मिसाइल और अरबों डॉलर के स्ट्राइक विमान हावी होंगे। उन्होंने ऐसे युद्ध क्षेत्र में उस तोप के लिए कोई जगह नहीं देखी जिसका वजन लगभग 50 टन था, जिसे चलाने के लिए अपनी प्रशिक्षित टीम और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती थी और जिसकी यांत्रिक जटिलता के कारण काफी महंगा और व्यापक रखरखाव भी जरूरी था। बर्लिन अब इन एंटी एयरक्राफ्ट गनों के बड़े बेड़े को बनाए रखना और उसका रखरखाव उचित नहीं मानता था, क्योंकि उसे इनके इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा
90 के दशक और 2000 के दशक के दौरान जर्मन सशस्त्र बल लगभग पूरी तरह से विदेशी तैनातियों पर ही केंद्रित था। उसकी सेनाएं अफगानिस्तान जैसे स्थानों पर विद्रोह विरोधी और शांति अभियानों में गई थीं। ऐसे हालात में दुश्मन के बहुत सारे जेट और अटैक हेलीकॉप्टर की चिंता नहीं थी, इसलिए गेपार्ड धीरे धीरे बेकार लगने लगा। नतीजतन जो होना था वो आखिरकार हुआ। 2010 में गेपार्ड को आधिकारिक तौर पर जर्मन सेना की सेवा से हटा लिया गया। इसे एक बिल्कुल अलग चीज से बदल दिया गया, वेजल, 2 हल्की वायु रक्षा प्रणाली से, जो थोड़ा तेज और काफी हल्का और कॉम्पैक्ट था, जिससे इसे कहीं भी ले जाना और तैनात करना बहुत आसान हो गया। और इस तरह कई पुराने गेपार्ड धूल फांकने लगे और ऐसा लगने लगा कि या तो वे कबाड़ में चले जाएंगे या फिर उन देशों को निर्यात कर दिए जाएंगे जिनका सैन्य बजट अपेक्षाकृत छोटा था और जो पश्चिमी यूरोपीय मानकों के हिसाब से पुराने माने जाने वाले उपकरणों में निवेश करने में कोई आपत्ति नहीं रखते थे। उसके बाद के वर्षों में जर्मनी ने कुछ सिस्टम्स ब्राजील और कतर को समर ओलंपिक्स और फीफा वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों में सुरक्षा के लिए भेजने की योजना बनाई थी। फिर यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में जर्मनी को यूक्रेनी सेनाओं को समर्थन न देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्लिन ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले यूक्रेन को कुछ हजार हेलमेट भेजने की कुख्यात पेशकश की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद जर्मन सरकार ने यूक्रेनी सेना को अपने देश की रक्षा करने में मदद करने के तरीकों को कहीं ज्यादा गंभीरता से देखना शुरू कर दिया और 26 अप्रैल 2022 को यह घोषणा की गई कि दर्जनों गेपार्ड्स को जर्मन निर्माता क्राउस माफे वेगमैन द्वारा रखे गए भंडार से कीव भेजा जाएगा। जर्मनी ने यूक्रेन को अब तक कम से कम 55 एंटी एयरक्राफ्ट गनें दी है, जिन्हें देश के पूरे शस्त्रागार में सबसे बेहतरीन ड्रोन मारक माना जाता है। कैसे? जो चीज कभी अप्रचलित मानी जाती थी, वह अचानक 21वीं सदी के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध के सबसे अहम तत्वों में से एक कैसे बन गई। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में गेपार्ड के इतना कारगर होने का कारण एक सीधी और अटल सच्चाई है। भविष्यवाणियां गलत थी। जब जर्मनी के सैन्य योजनाकारों ने युद्ध के भविष्य की कल्पना की तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें संघर्षों का फैसला बेहद तेज मिसाइलों और कुछ सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों से लैस हमलावर विमानों द्वारा किया जाता। उन्होंने ड्रोन के बारे में नहीं सोचा था। वे ये समझने में असफल रहे कि बिना पायलट वाले हवाई वाहन यानी यूएवी कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे। फिर यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और दुनिया ने देखा कि ड्रोन कितने विनाशकारी हो सकते हैं जब रूस ने इनके विशाल झुंड यूक्रेनी कस्बों और शहरों की ओर छोड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रोन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए। क्रेमलिन ने इस तकनीक में भारी निवेश कर नए ड्रोन संयंत्र लगाए और हमलों की संख्या व तीव्रता बढ़ा दी। यूक्रेन को इन हमलों से बचाव के लिए रास्ते खोजने पड़े, जिसमें गेपार्ड सबसे प्रभावी रहा। यूक्रेन पहुंचने के कुछ महीनों बाद ही कीव के सैनिक इस सिस्टम की तारीफ करने लगे और बोले कि ये रूसी शाहिद शैली के आत्मघाती ड्रोन से निपटने में बेहद असरदार है। रिपोर्टों से पता चलता है कि एक एक गेपार्ड गन एक बार में दर्जनों ड्रोन गिरा रही थी और कुछ ने तो रूसी क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराने में कामयाबी हासिल की थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, गेपार्ड की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जब यूक्रेन ने और भी ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किए और विकसित किए, जिससे धरती पर सबसे जटिल और परतदार रक्षा नेटवर्क में से एक तैयार हुआ, तब भी गेपार्ड शायद इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा बना रहा। यूक्रेन के रक्षकों को गेपार्ड में कोई बदलाव नहीं करना पड़ा, वो प्रभावी रहा। उन्हें इस पुराने सिस्टम में कोई नया जोड़ या तकनीक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ताकि ये आधुनिक मानकों के अनुरूप हो सके। उन्होंने इसे ठीक वैसे ही इस्तेमाल किया जैसा बनाया गया था और इसका असर शानदार रहा। इसकी सफलता के 4 मुख्य कारण हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है लागत। पश्चिमी देशों की सबसे आधुनिक और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां बेहद महंगी होती हैं। इन्हें खरीदने और इस्तेमाल दोनों में काफी खर्च आता है, क्योंकि कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं जिनकी कीमत कई लाख या यहाँ तक कि कई मिलियन डॉलर हो सकती है। अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम की PAC-3 मिसाइल की कीमत करीब $4 मिलियन प्रति यूनिट है। इस तरह की कीमत तब जायज ठहराई जा सकती है जब आप
स्पेस ये 3 को किसी ऐसी मिसाइल के खिलाफ दागे जिसकी कीमत भी लगभग उतनी ही हो, उसे हवा में उड़ा दे और इस प्रक्रिया में दर्जनों जानें बचा ले। जब आप ऐसे ड्रोन से निपटते हैं जिन्हें बनाने में दसियों हजार डॉलर लगते हैं और जिन्हें सैकड़ों की संख्या में भेजा जा सकता है, तो यह आर्थिक समीकरण समझ से बाहर हो जाता है। इसी कारण आधुनिक वायु रक्षा नेटवर्क सिर्फ पेट्रियट मिसाइल बैटरियों और महंगे इंटरसेप्टर सिस्टम्स पर निर्भर नहीं हो सकते। हर देश जो अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा ड्रोन से करना चाहता है, उसे ऐसे विकल्पों की जरूरत होती है जो इस्तेमाल करने में काफी सस्ते हों, और गेपार्ड इस जरूरत को पूरी तरह से पूरा करता है। इसके 35 मिलीमीटर गोले की कीमत अनुमानित तौर पर सैकड़ों यूरो है, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलें कई मिलियन डॉलर की होती है। और इसका मतलब है कि यूक्रेन आत्मविश्वास के साथ सैकड़ों और यहां तक कि हजारों गोले हवा में दाग सकता है, ताकि रूस के ड्रोन झुंडों को रोका जा सके, बिना इस चिंता के कि इस प्रक्रिया में कोई असंभव खर्चा हो जाएगा। और यह हमें गेपार्ड के दूसरे बड़े फायदे उपलब्धता की ओर ले जाता है। इसमें खुद सिस्टम की उपलब्धता और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोले दोनों शामिल हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तब जर्मनी के पास ऐसे दर्जनों सिस्टम उपलब्ध थे, इसलिए इन्हें जुटाने और तुरंत यूक्रेन भेजने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। गोला बारूद का इंतजाम चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को स्विस निर्मित गोलों के अपने भंडार कीव भेजने और यूक्रेन को सैन्य सामान देने से मना कर दिया, जिससे बर्लिन को अन्य विकल्प खोजने पड़े। दिसंबर 2022 तक जर्मनी की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी राइन मेटल ने स्विस प्रतिबंध से बचने के लिए नई फैक्ट्री लगाने का फैसला किया था। नई गोलों का उत्पादन 2023 की वसंत ऋतु में शुरू हुआ और तब से यूक्रेन को लाखों गोलों की आपूर्ति की जा चुकी है। यह प्रणाली यूक्रेन को पश्चिमी सहयोगियों से मिली अन्य वायु रक्षा और हथियार प्रणालियों से अलग है। कई मामलों में उन प्रणालियों को केवल कम संख्या में ही उपलब्ध कराया गया या उनके साथ सीमित मात्रा में गोला बारूद आया, क्योंकि बस उतना उपलब्ध ही नहीं था। उदाहरण के लिए, पेट्रियट प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें बनाना इतना महंगा है और उनकी दुनिया भर में इतनी मांग है कि यूक्रेन केवल अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही उन्हें प्राप्त कर सका है और इस्तेमाल कर सका है। अन्य प्रणालियों के साथ भी यही कहानी है, जिनमें से कई को कीव भेजा गया था, लेकिन अब वे धूल फांक रही है, क्योंकि उनके लिए जरूरी गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं है। देश को इस गोला बारूद की कमी के संकट का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसे यह चुनना पड़ता है कि कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करे और किन लक्ष्यों पर हमला करे। साथ ही उसे पश्चिमी देशों से मिली प्रणालियों की बजाय अपनी घरेलू रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। रूस ने भी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की है। उसने यूक्रेन पर लगातार बड़े बड़े ड्रोन झुंड और मिसाइलों की बौछारें भेजी है, ये उम्मीद करते हुए कि उसके विरोधी के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त रक्षा प्रणाली नहीं होगी। सौभाग्य से कम गेपार्ड की बात करें तो कीव की जरूरतों को पूरा करने के लिए गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। बेशक अगर गेपार्ड वास्तव में वह करने में सक्षम नहीं होता जो उसे करना चाहिए, यानी ड्रोन को खत्म करना, तो उसकी किफायती और उपलब्धता का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। ये हमें सिस्टम के तीसरे फायदे यानी परफॉर्मेंस की ओर ले जाता है। युद्ध के वर्षों बाद यह प्रमाणित है कि गेपार्ड रूस के ड्रोन गिराने के लिए सबसे प्रभावी हथियार है। क्रेमलिन के ड्रोन बड़े पैमाने पर बनाए जाने पर सस्ते पड़ सकते हैं, लेकिन उनमें कई साफ कमियां हैं। वे धीमे, कम ऊंचाई पर और अनुमानित मार्गों पर उड़ते हैं, रडार पर आसानी से पहचान में आ जाते हैं। इससे वे कोल्ड वॉर की विमान भेदी तोप गेपार्ड के आसान लक्ष्य बनते हैं। गन की बिल्ट इन रडार प्रणाली लक्ष्यों को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकती है, फिर उन्हें छोटी फायरिंग बौछारों से मार गिराती है। और जब रूस बड़ी मात्रा में अपने ड्रोन तैनात करता है ताकि यूक्रेन के रडारों पर इतना बोझ डाला जा सके और उसकी रक्षा प्रणाली को दबाया जा सके, तब भी गेपार्ड हैरान करने वाली कुशलता से मुकाबला करता है। इसमें एक के बाद एक कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है, और वो भी बेहतरीन दक्षता के साथ। ये सचमुच गोलों की बौछार से आसमान को ढंक सकता है, जिससे ज्यादातर ड्रोन के लिए बिना रास्ते में उड़ाए गए अपने गंतव्य तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तेज फायरिंग दर और बड़े गोला बारूद भंडार के कारण ये रूस के सैचुरेशन हमलों के खिलाफ सबसे प्रभावी जवाबी उपाय है।
और जहां मिसाइल प्रणालियों को लंबी तैयारी और फिर से लोड करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं गेपार्ड्स तब तक लगातार फायर कर सकते हैं जब तक गोला बारूद उपलब्ध है। इसी वजह से गेपार्ड्स को अग्रिम मोर्चे पर या देश के भीतर महत्वपूर्ण ढांचों जैसे पावर स्टेशन, औद्योगिक सुविधाएं, गोला बारूद डिपो और परिवहन केंद्रों के आसपास तैनात किया जा सकता है। आसमान में दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखते हैं, तुरंत फायर के लिए तैयार रहते हैं और देश के महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करते हैं। यही हमें गेपार्ड के अंतिम लाभ, इसकी गतिशीलता तक ले आता है। यह एक बड़े पैमाने का संघर्ष है। फ्रंट लाइनें सैकड़ों मील तक फैली हैं। रूस अक्सर यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर बमबारी करता है, जिसमें फ्रंट से सैकड़ों मील दूर के इलाके भी शामिल हैं। इससे यूक्रेन को बहुत बड़े इलाके की रक्षा करनी पड़ती है और अक्सर उसे अपने सबसे अहम सैन्य संसाधनों को फिर से तैनात करना पड़ता है, क्योंकि उसकी रणनीति और प्राथमिकताएं बदलती रहती है। शुक्र है ये टो की जाने वाली नहीं बल्कि सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है, इसलिए गेपार्ड जहां जरूरत हो वहां जा सकता है। स्थिर इंस्टॉलेशन के विपरीत यूक्रेन इन तोपों को जरूरत पड़ने पर कहीं भी ले जा सकता है, उन्हें अलग अलग शहरों की रक्षा के लिए भेज सकता है जैसे जैसे वहां खतरे का स्तर बदलता है। आगामी हमलों की खुफिया जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा कर सकता है या फिर सैन्य टुकड़ियों को मोर्चे की ओर बढ़ते समय उनके साथ भेज सकता है। एक बार तैनात हो जाने के बाद गेपार्ड पर भरोसा किया जा सकता है कि वो जितनी देर जरूरी हो मजबूत रक्षा उपस्थिति बनाए रखेगा और अपनी रेंज में आने वाले किसी भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरे को निशाना बनाएगा। जर्मनी यूक्रेन में गेपार्ड की भूमिका से प्रभावित होकर स्काईरेडर प्रोग्राम का विकास तेज कर रहा है, जो गेपार्ड जैसे फीचर्स वाला शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और ड्रोन व लॉइटरिंग म्यूनिशन से रक्षा करेगा। ये शुरू हो गया है। वो स्थिति जो पुतिन और उनके साथी कभी सोच भी नहीं सकते थे, अब सच हो रही है। रूसी क्रीमिया छोड़ रहे हैं। नहीं, यूं कहे, रूसी कब्जाधारी जितनी तेजी से भाग सकते हैं रिकॉर्ड संख्या में भाग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने अवैध रूप से अपने में मिलाए गए प्रायद्वीप पर रहना नामुमकिन बना दिया है। क्रीमिया में दहशत है। अब कर्च ब्रिज रूसी मुख्य भूमि की अपेक्षाकृत सुरक्षित और तेजी से बढ़ती गाड़ियों से भरा हुआ है। यह क्रीमिया की वास्तविक समय में हो रही मुक्ति है, जिसमें यूक्रेन को एक भी सैनिक नहीं भेजना पड़ा। यूक्रेन क्रीमिया को हमेशा के लिए रूसियों से खाली कर रहा है, जिससे रूस की स्थिति और बिगड़ेगी। हम कर्च ब्रिज की ओर चलते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा। पुतिन का अरबों डॉलर का स्मारक, जिसे वो क्रीमिया में अपनी सफलता मानते हैं, रूसी मुख्य भूमि को कब्जे वाले क्षेत्र से जोड़ता है और क्रीमिया को रूस की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध मशीन का हिस्सा बनाए रखने में अहम है। अब कर्च ब्रिज किसी भी तरह से कोई अहम कड़ी नहीं रह गया है। यह अब भी प्रतीक है, लेकिन अब यूक्रेन की रणनीति ने क्रीमिया में पुतिन की योजनाओं को नाकाम कर प्रायद्वीप से रूसीकरण हटने की शुरुआत कर दी है। 25 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि कर्च ब्रिज पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था। वाहनों की वो विशाल कतार पुल पर रूसी नियंत्रित चेक पॉइंट से शुरू होकर इवानिवका गांव तक जाती है और इसमें लगभग 1500 नागरिक वाहन हैं, जो सभी एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रीमिया से किसी भी तरह बाहर निकलना। इस विशाल ट्रैफिक जैम को सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है, जो दिखाती हैं कि कितने सारे रूसी प्रायद्वीप से भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्कीम के टेलीग्राम चैनल की तस्वीरों में रूसी कब्जाधारी घबराए दिख रहे हैं। कर्च ब्रिज के साथ बने चेक पॉइंट्स पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। क्राइमिया में रूसी कब्जाधारी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे वहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के हमले प्रायद्वीप और लॉजिस्टिकल रास्तों को निशाना बना रहे हैं। कर्च ब्रिज पर जाने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों की धमकी से वहां अक्सर यातायात रोका जाता है। यही हकीकत है जिसका क्राइमिया के कब्जाधारी अब सामना कर रहे हैं। उनके पास अब सिर्फ भागने का विकल्प है। और ऐसा भी डिंट है कि ब्रिज के दोनों सिरों पर ट्रैफिक जाम लग रहा हो। दूसरी तरफ जो लोग क्राइमिया में प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी कतार उन लोगों की कतार के मुकाबले लगभग 1/3 है जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो कह सकते थे कि रूस जानबूझकर कब्जाधारियों को क्राइमिया छोड़ने से रोक रहा है। प्रावदा की 26 जून की रिपोर्ट के अनुसार रूसी अधिकारियों ने 11:51 रात को कर्च ब्रिज बंद करने की बात कही थी, जिससे इस तर्क को समर्थन मिलता है। 25 जून रात 11:51 से सुबह 6:14 तक 26 जून को, जिससे भारी ट्रैफिक जैम हुआ और पुल के क्राइमिया साइड पर 4 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। रूस को लगता है कि पुल घंटों बंद रखने से भागने की कोशिश कर रहे लोग लौट आएंगे, ताकि रूस दिखा सके कि प्रायद्वीप में सब कुछ सामान्य है। लेकिन वो भ्रम पहले ही टूट चुका है।
सैटेलाइट तस्वीरें असली कहानी बताती हैं। 26 जून तक न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि कतार 15 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। शायद किसी घटना ने कई कब्जाधारियों को भागने के लिए प्रेरित किया। 25 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर जबरदस्त हमले किए। 38 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, ज़ियांकोए क्षेत्र में एक तेल डिपो और सबसे महत्वपूर्ण सिम्फेरोपोल में एक थर्मल पावर स्टेशन, साथ ही उस बस्ती और सेवास्तोपोल में विद्युत उपकेंद्र शामिल थे। क्रीमिया इस समय रूपक और शाब्दिक दोनों अर्थों में आपातकाल में है। 26 जून को सेवास्तोपोल में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आपातकाल घोषित हुआ, जो रूसी कब्जे की स्थिति और ब्लैक सी फ्लीट के पुराने ठिकाने की हालत दिखाता है, जहां अब यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने ब्लैक सी फ्लीट को पीछे हटने पर मजबूर किया। दूसरी आपातकालीन स्थिति क्रेमलिन में या उस बंकर में है जहां आज पुतिन छुपे हैं। रूस के नेता क्रीमिया में बड़ा संकट देख रहे हैं। हजारों लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायद्वीप हमलों से तबाह है और इसकी सप्लाई लाइनें काटी जा रही हैं। और जब वो छुपा बैठा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रूस की यूक्रेन पर कथित प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक ये सब नहीं झेल रहा, पुतिन को एक सीधी और अटल सच्चाई स्वीकार करनी होगी। यहां से हालात और भी खराब होने वाले हैं। जरा एक कदम पीछे हटकर देखें। शायद क्रीमिया में हुए 38 हमले ही वो आखिरी तिनका थे जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। कई कब्जाधारी कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, अपने घर लौटने की कोशिश करते हुए। जो हम वास्तव में यहां देख रहे हैं वो एक ऐसे अभियान की परिणति है जिसने क्रीमिया को रूसी कब्जाधारियों के लिए जीता जागता नर्क बना दिया है। यूक्रेन पिछले कई हफ्तों से क्रीमिया में जाने वाले रसद मार्गों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहा है। साथ ही उन आपूर्ति और ईंधन ट्रकों को भी निशाना बना रहा है जो प्रायद्वीप की ओर जा रहे थे। इसके प्रभाव सभी के लिए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन हमलों के कारण क्रीमिया में भारी ईंधन की कमी हो गई है। कई बार कब्जाधारियों को ईंधन नहीं मिलता क्योंकि सेना और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जिन कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है वे बिक्री को प्रति व्यक्ति 20 लीटर तक सीमित कर रहे हैं और केवल QR कूपन के जरिए ही पेट्रोल दे रहे हैं। जो लोग ईंधन लेना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बंदी सेवास्तोपोल में शुरू हो गई है और क्रीमिया में फैल सकती है। फिर बात आती है खाने की। जून की शुरुआत से ही यूक्रेन ने क्रीमिया के सुपरमार्केट की शेल्फ्स पर जरूरी सामानों की कमी की रिपोर्ट दी है, जो फिर से उन हमलों के कारण है जो यूक्रेन रूस की लॉजिस्टिक्स को प्रायद्वीप में रोकने के लिए कर रहा है। अब खुद को क्रीमियाई कब्जाधारी मानिए। आप ये सब अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। आपकी अलमारी में रखा खाना कम होता जा रहा है और आपकी कार में सुपरमार्केट तक जाने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त ईंधन होता है। अगर ईंधन मिल भी जाए तो भी आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको अपनी जरूरत की चीजें मिल ही जाएंगी। आखिरकार किस्मत चमकती है, इंटरनेट आ जाता है, पेट्रोल पंप मिलता है जहां ईंधन बिक रहा है और आप QR कोड खोल पाते हैं। टैंक में पेट्रोल है, लेकिन भरोसा नहीं कि आप अगले कुछ दिनों में भी ऐसा कर पाएंगे और हालात सुधरने की उम्मीद भी नहीं है। आप क्या करेंगे? कर्च ब्रिज पर कतार में खड़े कम से कम 1500 वाहनों का जवाब है रूस लौट जाना, जहां शायद समस्याएं कम हों। क्राइमिया के कब्जाधारियों के लिए नरक अब शुरू हुआ है, इसलिए लोग वहां से भाग रहे हैं। हालांकि एक और मुद्दा भी है जिस पर विचार करना चाहिए, और वो है खुद कर्च ब्रिज। कई रूसी डर रहे हैं कि उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा जिससे वे जब चाहें क्राइमिया छोड़ सकें। वे इस बात से भी डरे हुए हैं कि यूक्रेन उनके पास जो एकमात्र मौका है उसे भी खत्म कर रहा है, जिससे वे ये फैसला ले सकें। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हमारा मतलब क्या है, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो और हम सुर्खियों से आगे जाकर आपको असली कहानी बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। और अब वापस वीडियो पर चलते हैं। यह सिर्फ इतना नहीं है कि कब्जाधारी खाली गैस टैंक और दुकानों की अलमारियों पर घटती हुई सप्लाई देख सकते हैं, वे हर जगह आग और आसमान में उठता धुएं का गुबार देख सकते हैं जब यूक्रेन का एक और ड्रोन या मिसाइल अपने निशाने पर लग जाता है। यह सब सबसे ज्यादा उस पुल के पास दिखता है जिसे रूसी क्रीमिया से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन ने उस पुल पर सीधे हमला नहीं किया है, कम से कम कुछ समय से नहीं, लेकिन उसने उस पुल के दोनों ओर सफल हमले जरूर किए हैं। 21 जून को, ठीक कुछ दिन पहले, जब कई किलोमीटर लंबी कतारें लगनी शुरू हुई, यूक्रेन ने कर्च पुल के दोनों ओर के इलाकों में समुद्री लॉजिस्टिक्स, एक तेल डिपो और बहुत कुछ पर हमले किए। कई बार इन हमलों का धुआं कर्च पुल तक पहुंचता है, जिससे पुल में आग लगने का आभास होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है। यही बात है। कर्च पुल क्रीमिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। हमने यूक्रेन के हमलों के दौरान उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा था। हवाई सुरक्षा के साथ यूक्रेन के ड्रोन को भ्रमित करने को, धुएं की परतें और समुद्री ड्रोन को आगे बढ़कर पुल के सहारों को उड़ाने से रोकने के लिए बार्ज की चेन लगाई जाती है।
जैसा कि हम बात कर रहे हैं, उन्हीं समुद्री ड्रोन को रोकने के लिए कर्च पुल के आसपास के पानी में बाधाएं बनाने का काम चल रहा है। इन सुरक्षा उपायों के बाद भी यूक्रेन कर्च पुल क्षेत्र पर हमलों में सफल है। इन हमलों का असर यह है कि वे एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजते हैं, जिसे भागने की कोशिश कर रहे कब्जाधारियों ने समझ लिया है। सुरक्षा उपाय बेअसर हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें कर्च पुल तक पहुंच सकते हैं। पुल के दोनों ओर कीमती लक्ष्यों को निशाना बनाया जा रहा है और ये सिर्फ समय की बात हो सकती है जब यूक्रेन यह तय करे कि खुद पुल को ही निशाना बनाया जाए। जब तक मौका है, निकल जाओ। यूक्रेन जब चाहे पुल को ठप कर सकता है, जिससे तुम भाग नहीं सकोगे। इस संदेश को मजबूती देने के लिए यूक्रेन ने चेतावनी देने में रचनात्मकता दिखाई। 3 जून रात कर्च पुल की सुरक्षा की सैटेलाइट तस्वीरें आईं। ये अपने आप में एक संदेश है। ये तथ्य कि वे तस्वीरें मौजूद हैं और सार्वजनिक डोमेन में हैं, यूक्रेन के लिए कब्जाधारियों को ये बताने का एक तरीका है कि उसे ठीक पता है कि रूस पुल की रक्षा के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने कर्च पुल की नजदीकी तस्वीरें कई कोणों से टोही ड्रोन के जरिए ली हैं, जिससे साबित होता है कि जिन हथियारों के बारे में रूस क्रीमिया के कब्जाधारियों को यकीन दिलाना चाहता है कि उन्हें हवाई सुरक्षा गिरा देगी, वे आसानी से घुस सकते हैं और बिना रोक टोक काम कर सकते हैं। आज सिर्फ तस्वीरें ली जा रही हैं, लेकिन अगली बार यूक्रेन विस्फोटक ड्रोन भेज सकता है ताकि पुल निष्क्रिय हो जाए और भागने वाले प्रायद्वीप में फंस जाएं, जहां रहना अब नामुमकिन होता जा रहा है। क्रीमिया अलग थलग है। कब्जाधारी देख रहे हैं। वे जानते हैं कि यूक्रेन उनके भागने का रास्ता बंद कर सकता है, इसलिए मौका मिलते ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रीमिया छोड़ने की कोशिश कर रहे नागरिकों की कतार पुतिन के लिए बड़ी समस्या है। ये यूक्रेन पर रूसी प्रभुत्व के प्रतीक के टूटने का संकेत है। उस समस्या के पीछे एक और बड़ी समस्या है। ये यूक्रेन की रणनीतिक चतुराई है, जिसने ड्रोन से पारंपरिक घेराबंदी को आधुनिक युद्ध का हथियार बना दिया। यूक्रेन वो कर रहा है जिसे कभी असंभव माना जाता था। एक ऐसा देश जिसकी असली नौसेना नहीं है, क्रीमिया की नाकाबंदी कर रहा है और कब्जाधारियों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहा है, बिना अपने सैनिकों को खतरे में डाले। शायद भविष्य में यूक्रेन क्रीमिया को आसानी से वापस ले सके। यूक्रेन ने धैर्य दिखाया है। यूक्रेन ने महीनों, अगर सालों नहीं तो लगातार क्षय की रणनीति पर अमल किया है और अब हम देख रहे हैं कि क्रीमिया में इसका सब कुछ असर दिख रहा है। अलगाव की रणनीति ही वो आधार थी जिसने आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसके लिए मंच तैयार किया। हमने इसका पहले भी जिक्र किया था। यूक्रेन रूसी ट्रकों को नष्ट कर रहा है और कब्जे वाले इलाकों में स्थलीय गलियारे और हाईवे को भी खत्म कर रहा है। रूस के लिए प्रायद्वीप में लगातार आपूर्ति और भोजन भेजना लगभग असंभव हो गया है। हवाई रक्षा प्रणालियों को या तो चकमा दे दिया गया है या पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और यूक्रेन धीमा पड़ने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। 23 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया की उत्तर क्रीमियन नहर के रेलवे पुल पर हमला किया। रसद की एक और अहम लाइन ठप हो गई है। क्रीमिया के अंदर स्थित रोजदोलना गांव में यूक्रेन ने 28 जून को एक और हमला किया, जिससे पुल का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उस हमले के अलावा उत्तर क्रीमियन नहर के रेलवे पुल पर दूसरा हमला भी हुआ। यूक्रेन बार बार हमले कर एक ही लक्ष्य को कई बार निशाना बनाता है। हर पुल जो गिरता है वो एक रास्ता बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि क्रीमिया के कब्जाधारियों के लिए और ज्यादा देरी, जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। केवल वे नागरिक नहीं हैं जो कर्च पुल पार कर भागने की कोशिश में घबराए हैं। क्रीमिया, जो पुतिन के लिए पहले संपत्ति था, अब सैन्य बोझ बन गया है। आखिर ऐसा नहीं था कि आपूर्ति सिर्फ क्रीमिया में ही जा रही थी, वो वहां से बाहर भी जा रही थी। यूक्रेन द्वारा बनाई गई अलगाव रणनीति का मतलब है कि क्रीमिया से निकलने वाली सैन्य आपूर्ति और कब्जे वाले इलाकों में जाने वाली आपूर्ति वहां नहीं पहुंच पा रही है जहां उन्हें जाना चाहिए। इससे रूस के हमलों में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अब वे 2026 में सबसे कमजोर हैं और यूक्रेन रूस से इसकी कीमत चुकवा रहा है। इलाके वापस लिए जा रहे हैं, ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, क्योंकि क्रीमिया को ड्रोन रणनीति से घेरा जा रहा है जो पहले नहीं हुई थी। यूक्रेन ने यह सब विकसित किया है और नतीजतन क्रीमिया से रूसी लोग बाहर जा रहे हैं। कर्च पुल से भाग रहे कब्जाधारी जानते हैं कि रुकने पर और भी आ सकता है। अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसके बाद प्रायद्वीप को प्रभावित कर रही समस्याओं से भी कहीं अधिक विनाशकारी कमी आने वाली है और ये उस एक चीज को प्रभावित करेगी जिसकी जरूरत इस धरती पर हर इंसान को है, पानी। क्रीमिया की पानी की स्थिति ठीक नहीं है। प्रायद्वीप पर प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक ताज़ा पानी नहीं है और निश्चित रूप से इतना नहीं है कि पुतिन के अवैध विलय के आफ्टर से प्रायद्वीप को अपना घर बना चुके सभी कब्जाधारियों की जरूरतें पूरी हो सकें। रूस जानता था कि यह समस्या है और यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र के अनुसार पुतिन ने 2024 तक प्रमुख जल परियोजनाओं के लिए प्रायद्वीप को $12 अरब देने का वादा किया। क्रीमिया को जल संकट से $140 मिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ।
क्योंकि असफल आक्रमण ने वो सारा पैसा और संसाधन खत्म कर दिए हैं जिससे यह संभव हो सकता था। कब्जाधारियों को ताजा पानी के लिए पंपों का उपयोग करना होता है। ये पंप काम तो करते हैं, लेकिन इन्हें बिजली की भी जरूरत होती है। क्या आपको वे ठिकाने याद हैं जिनका हमने यूक्रेन के 38 हमलों के संदर्भ में जिक्र किया था, जिससे पुल पार पलायन शुरू हुआ? उन्होंने थर्मल पावर प्लांट्स और बिजली सबस्टेशन को निशाना बनाया, जो कब्जाधारियों को ताजा पानी पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इन हमलों के कारण बिजली आपूर्ति में अस्थिरता आ गई है, जिससे सेवास्तोपोल के कुछ हिस्सों में पानी के दबाव की समस्या पहले ही शुरू हो गई है। पुल पर मौजूद कब्जाधारियों को आने वाली मुसीबत साफ दिख रही है। उन्हें पता है कि ये रुकने वाला नहीं है और वे देख सकते हैं कि यूक्रेन के हमले लगातार और गहरे, मजबूत और ज्यादा सफल होते जा रहे हैं। वे पहले ही ईंधन व खाने की कमी झेल रहे हैं। अब यूक्रेन क्रीमिया को ताजा पानी देने वाले ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहा है, जिससे पानी उनकी पहुंच से दूर हो रहा है। हजारों कब्जाधारी क्रीमिया छोड़ने के लिए आखिरी पुल की ओर भाग रहे हैं। अगर यूक्रेन कर्ज पुल को नहीं उड़ाता तो वो और बिजली सुविधाओं को निशाना बनाएगा, शायद दोनों को ही। इस बीच रसद पर हमले जारी हैं और क्रीमिया की बची रक्षा व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। क्या आप उस जमीन के टुकड़े पर बैठे बैठे खतरे में रहना चाहेंगे जिसे आपका ताकतवर नेता अब और बचा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। इसी कारण कब्जाधारी जान बचाकर भागते हैं। अब पुतिन के सामने एक बड़ी समस्या है। वे देख रहे हैं कि यूक्रेन की रणनीति सफल है और वे इसे रोक नहीं सकते। रूस क्राइमिया में और अधिक हवाई रक्षा तैनात भी नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन लगातार उन लॉजिस्टिक रास्तों को काट रहा है जो ऐसा करना संभव बनाते हैं। अब रूस को उन लोगों की बाढ़ से निपटना पड़ रहा है जो मूल रूप से शरणार्थियों के रूप में मुख्य भूमि में वापस आ रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर ये नहीं रुका और कर्च ब्रिज पर 15 किलोमीटर लंबी कतारें क्राइमिया के कब्जाधारियों के भागने का रास्ता बन जाएं। करीब 20 लाख लोग रूस लौटने की कोशिश करेंगे, जिससे क्रेमलिन को बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या झेलनी होगी। उन लोगों का क्या होगा? वे उस जगह के आदी हैं जिसे रूसियों के लिए लग्जरी डेस्टिनेशन माना जाता है। वे दूर दराज इलाके में खुश नहीं होंगे जहां पुतिन उन्हें भूल सकते हैं। वे कर्च ब्रिज से सीधे रूस के घनी आबादी वाले हिस्सों में जाएंगे और देश के समृद्ध क्षेत्रों जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में जाना चाहेंगे। ऐसे शहर हैं जहां पूर्व कब्जाधारियों का इतना बड़ा आगमन होगा कि अनदेखा करना असंभव होगा। हजारों कब्जाधारी शरणार्थी किसी के लिए भी, जिसे पुतिन अब भी ये सोचने के लिए मूर्ख बना रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध ठीक चल रहा है, ये सबसे पक्का संकेत होगा कि हालात बहुत बहुत गलत हो गए हैं। अब युद्ध एक नए रूप में घर आएगा, जिससे रूसी जनता अपने उन्मादी नेता के खिलाफ कुछ करने की इच्छा जता सकती है। जहां तक पुतिन की बात है तो उनका ताज का नगीना खो जाएगा। कब्जे वाला क्रीमिया असल में एक विशाल भूतिया शहर बन जाएगा, जिसमें वे रूसी नहीं होंगे जो सोचते थे कि उनका राष्ट्रपति सच में उनकी रक्षा कर सकता है। रूस में पुतिन की 25 साल की सबसे बड़ी सफलता भी अंत में नाकामी साबित होगी और रूस की वैश्विक छवि हमेशा के लिए बदल जाएगी। पुतिन एक प्रायद्वीप तक को नहीं संभाल सकते। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतना तो दूर की बात है। हम देख रहे हैं कि पुतिन क्रीमिया, मॉस्को या यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच वाली जगहों की रक्षा नहीं कर सकते। युद्ध की दिशा बदल गई है और कर्च ब्रिज पर कतारें बढ़ने से यूक्रेन व उसके सहयोगियों को गहराई में वार करने के और मौके मिल रहे हैं। क्रीमिया पुतिन की ताकत का प्रतीक है। अगर यह बिखरता है, और यूक्रेन तो अभी बस शुरुआत ही कर रहा है, तो यूक्रेन पर पुतिन का हमला खत्म होना होगा। रूस लहूलुहान हो रहा है, सिर्फ मोर्चे पर ही नहीं, जहां उसकी क्षति लगातार बढ़ रही है, बल्कि अपने ही क्षेत्र के भीतर गहराई तक भी। देश को एक गंभीर, संभवतः घातक आंतरिक रक्तस्राव का सामना करना पड़ा है और यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बहाव को रोकने में असमर्थ है। असल में वो खुद हालात को और भी बदतर बना रहे हैं, अपने देश को और गहरे अंधकार में धकेल रहे हैं, खुद को और अपने लोगों को ऐसी संकट में डाल रहे हैं जिससे शायद वे कभी बाहर ना निकल सके। यही है पुतिन का युद्ध के प्रति बेतहाशा जुनून, एक अहंकारी जरूरत कि उन्हें हर हाल में विजेता के रूप में देखा जाए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इस युद्ध की कीमत तेजी से नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। 2021 में जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, रूस का अनुमानित रक्षा खर्च लगभग 65 अरब डॉलर था। 2022 में जब आक्रमण हुआ, ये बढ़कर 102 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया। 2023 तक ये लगभग 110 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया था और 2024 में ये लगभग 150 अरब डॉलर हो गया। वह अपने आप में एक असाधारण आंकड़ा था, लेकिन पुतिन इसे और ऊपर ले जाने के लिए अभी भी उत्सुक थे। तो 2025 में रूस ने अपनी सेना पर लगभग 200 अरब डॉलर खर्च किए। उस समय आर्थिक खतरे की घंटियां सिर्फ बज नहीं रही थी,
बल्कि मास्को की सड़कों पर सबके सुनने के लिए जोर जोर से गूंज रही थी। देश अपने पूरे बजट का बढ़ता हुआ हिस्सा रक्षा पर खर्च कर रहा था, जिससे अन्य उद्योगों को समर्थन नहीं मिल रहा था। इस समस्या को और बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने रूसी बुनियादी ढांचे के खिलाफ गहराई तक किए जाने वाले तीव्र हमलों का अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें उन मुख्य केंद्रों को निशाना बनाया गया था जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान करते थे, जैसे कि तेल रिफाइनरियां। आर्थिक विकास गिर रहा था, बजट पर दबाव था और केंद्रीय बैंक महंगाई से जूझ रहा था। इस बिंदु पर यहां तक कि वे क्रेमलिन अधिकारी भी, जो आमतौर पर सरकार की बात मानते थे और जनता से कहते थे कि सब कुछ ठीक है, ये स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए कि अगर कुछ नहीं बदला तो देश सीधे आर्थिक तबाही की राह पर बढ़ रहा है। नतीजतन जून 2025 में पुतिन ने वादा किया कि 2026 के लिए रक्षा खर्च में कटौती की जाएगी। इसी दौरान जब नाटो देशों ने अपने सामूहिक खर्च को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने की घोषणा की, पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम रक्षा खर्च कम करने की योजना बना रहे हैं। हमारे लिए अगले साल और उसके बाद के साल में, अगले 3 साल की अवधि में हम इसके लिए योजना बना रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि रूसी रक्षा, वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालय सभी इसी दिशा में सोच रहे हैं और इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि 2026 में आखिरकार रूस द्वारा अपने युद्ध पर खर्च किए जा रहे धन की मात्रा में एक उल्लेखनीय कमी देखने को मिलेगी। कुछ आशावादी विश्लेषकों ने तो यहाँ तक सोचा कि क्या यह शत्रुता में धीरे धीरे कमी लाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है, जो शांति की ओर रास्ता बनाएगा। फिर 2026 के आंकड़े सामने आए और सब कुछ बदल गया। रूस का सैन्य खर्च साल की पहली तिमाही में हैरान कर देने वाले 5.9 ट्रिलियन रूबल यानी 80 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 30% की बढ़ोतरी है, क्योंकि 2025 की पहली तिमाही में सैन्य खर्च सिर्फ 4.5 ट्रिलियन रूबल यानी 61 अरब डॉलर था। 2026 की पहली तिमाही में कुल संघीय खर्च 12.8 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग 175 अरब डॉलर था, जिसका मतलब है कि राज्य के कुल खर्च का 46% रक्षा पर खर्च किया गया। उस पैसे का अधिकांश हिस्सा गोपनीय खर्च में है, इसलिए हमें नहीं पता कि वह किस पर खर्च हुआ, क्योंकि क्रेमलिन सैन्य खर्च की जानकारी छुपाता है। फिर भी सिर्फ 3 महीनों में रक्षा पर खर्च की गई ये वाकई बहुत बड़ी धनराशि है। ये पुतिन के उस वादे के खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2026 में रक्षा खर्च कम होगा। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के अर्थशास्त्री यानिस क्लूगे के अनुसार सैन्य खर्च में इतनी बढ़ोतरी खास है क्योंकि रूस ने इस साल युद्ध खर्च नियंत्रित करने का प्लान बनाया था। बजट कानून के अनुसार 2026 में सैन्य खर्च जीडीपी का 6.2% होना था, जो 2025 में जीडीपी के 7.8% से कम है। हालांकि केवल पहली तिमाही में ही ये रूस की पूरे साल की अनुमानित जीडीपी का 2.5% हो चुका है। दूसरे शब्दों में, अगर रूस पूरे साल इसी दर से खर्च करता रहा तो वह आसानी से अपने घोषित 6.2% जीडीपी लक्ष्य को पार कर जाएगा और वार्षिक जीडीपी का चौंकाने वाला 10% भी छू सकता है। क्लूगर का कहना है कि इसकी संभावना कम है, क्योंकि ऐतिहासिक आंकड़े दिखाते हैं कि साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में खर्च घटता है। फिर भी वे कहते हैं कि ये अभी भी बहुत ऊंचा आंकड़ा है और पहली तिमाही से पूरे साल का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2026 में सैन्य खर्च जीडीपी का 9 से 10% तक होना यथार्थवादी हो सकता है। गहराई से देखने पर क्लूगर कहते हैं कि संघीय बजट का लगभग हर दूसरा रूबल सैन्य क्षेत्र में खर्च हुआ। यूक्रेनी समाचार एजेंसी यूक्रेनी नेशनल न्यूज ने भी गणना की है कि क्रेमलिन के अपने आंकड़ों के अनुसार रूसी सैन्य मशीन ने लगभग 2.7 अरब रूबल यानी लगभग 3.7 करोड़ डॉलर प्रति घंटे और लगभग 65 अरब रूबल यानी 88.5 करोड़ डॉलर प्रति दिन खर्च किए हैं। जनवरी से मार्च 2026 के बीच रूसी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण यानिस क्लूगर द्वारा किया गया और यूएनएन द्वारा रिपोर्ट किया गया। क्रेमलिन ने जनवरी से मार्च 2026 के बीच अपनी सेना पर रिकॉर्ड 5.908 ट्रिलियन रूबल खर्च किए। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 65 अरब रूबल यानी 885 मिलियन डॉलर प्रतिदिन
और लगभग 2.7 अरब रूबल या 37 मिलियन डॉलर प्रति घंटे। जैसा कि आउटलेट ने बताया, 65 अरब रूबल वास्तव में कुछ रूसी क्षेत्रों जैसे नोवगोरोड का वार्षिक बजट है, जिसे सालाना 69 अरब रूबल आवंटित किए जाते हैं, या अरियोल, जिसे सालाना लगभग 61 अरब रूबल खर्च करने के लिए मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, रूस की सेना ने जनवरी के एक सामान्य दिन में इतनी रकम खर्च की जिससे लाखों लोगों वाले किसी क्षेत्र को साल भर चलाया जा सकता था। यूएनएन ने यह भी पाया कि 2026 की पहली तिमाही में मासिक खर्च लगभग 2 ट्रिलियन रूबल या 27 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि यह विशाल तिमाही कुल खर्च यानी मासिक खर्च लगभग 2 ट्रिलियन रूबल या 27 अरब डॉलर बैठता है। यह रूस की उच्च शिक्षा प्रणाली के वार्षिक बजट से भी अधिक है, जो लगभग 1.7 ट्रिलियन रूबल निर्धारित है। ये मॉस्को को छोड़कर रूस के हर एक क्षेत्र के वार्षिक बजट से भी कहीं अधिक है। ये अब सिर्फ रूस के रक्षा खर्च में मूर्खता या भोलेपन का मामला नहीं, देश ने लापरवाही की नई सीमा पार कर ली है। यह रिकॉर्ड दर से पैसे जला रहा है, सचमुच भारी मात्रा में धन बर्बाद कर रहा है, जिसे देश के भीतर असली कामों में लगाया जा सकता था। क्रेमलिन ने सैन्य मशीन पर जो खरबों रूबल खर्च किए, उनसे देश के कुछ संघर्षरत क्षेत्रों को मदद मिल सकती थी। मूलभूत ढांचे की मरम्मत की जा सकती थी, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किया जा सकता था, या उन करोड़ों रूसी लोगों की मदद की जा सकती थी जो बढ़ती जीवन यापन की लागत और न थमने वाली महंगाई के कारण गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं। पुतिन के आदेश पर यह पैसा पूरी तरह सिर्फ युद्ध पर खर्च हो रहा है। शायद पुतिन इन सब का औचित्य साबित कर सकते थे अगर वह सच में युद्ध जीत रहे होते। अगर रूसी सेना बड़ी सफलताएं हासिल कर रही होती, प्रमुख शहरों और क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर रही होती और एक अनिवार्य जीत की ओर बढ़ रही होती, तो पुतिन और उनके क्रेमलिन सहयोगी आसानी से कह सकते थे कि यह खर्च समझदारी भरा है। वे जनता को यह समझा सकते थे कि आखिरकार यह सब इसके लायक होगा, उन्हें यह बताते हुए कि बस थोड़ी देर और उन्हें घटिया सेवाओं और थोड़े समय के लिए धन की कमी को सहना पड़ेगा। आखिरकार रूस की बड़ी जीत और हालात बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। असल में सभी आंकड़े इसका उल्टा दिखा रहे हैं। 2026 में रूस कहीं भी मोर्चे पर कोई खास प्रगति करने में नाकाम रहा है। इसके बजाय उसकी सेनाएं रुक गई है, कुछ इलाकों में बहुत मामूली बढ़त ही हासिल कर पाई है और कुछ जगहों पर तो पीछे भी धकेली गई है। यूक्रेन अपना इलाका वापस ले रहा है और रूसी सेना इतनी हानि झेल चुकी है कि अब संभल नहीं पा रही है। भर्ती की दरें स्थिर हो गई है, जबकि मौतों और घायलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि देश की सेना मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होती जा रही है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों से देश की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई है और यहाँ तक कि ईरान में युद्ध से तेल राजस्व में जो अस्थायी बढ़ोतरी हुई है, वह भी लंबी अवधि में मॉस्को को उसकी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में ज्यादा मदद नहीं करेगी। और इस तरह व्लादिमीर पुतिन खुद को एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ पाते हैं, जो पूरी तरह से उनकी अपनी बनाई हुई स्थिति है। उनके लापरवाह खर्चों को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी तर्क या प्रचार जनता को यह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि इस संघर्ष में खरबों रूबल झोंकते रहना किसी भी तरह से समझदारी है। फिर भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को और संकट में डाल रहे हैं। फिर भी वह न तो पीछे हटने को तैयार है, न ही अपने देश की वित्तीय योजनाओं को किसी भी तर्कसंगत या उचित तरीके से पुनर्गठित करने को। फिर भी वह सोचते हैं कि अधिक पैसा लगाने से संकट सुलझ जाएगा, लेकिन वह गलत है और जब तक उन्हें यह पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। लेकिन इससे पहले कि हम रूसी आर्थिक संकट में और गहराई से जाएं, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर चुके हैं। हम अब हर हफ्ते इसे इसी तरह से समझाते हैं। रूस के लापरवाह रिकॉर्ड तोड़ रक्षा खर्च के पीछे की असली वजह एक ही चीज है, पुतिन का घमंड। 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद पुतिन का आत्ममोह अब नियंत्रण में नहीं रहा। वह खुद को रूस का सबसे महान नेता मानते हैं और मानते हैं कि इतिहास में उनका नाम 21वीं सदी के पीटर द ग्रेट के रूप में लिया जाएगा। वह मानते हैं कि वह एक ऐसी अद्भुत विरासत छोड़ेंगे जिसके बारे में आने वाली पीढ़ियां बात करेंगी, कि भविष्य के रूसी बच्चे उनके असाधारण नेतृत्व का अध्ययन करेंगे और उसकी सराहना करेंगे जब वह इस दुनिया में नहीं रहेंगे।
यह उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। जो असाधारण शक्ति और प्रभाव उनके पास पहले से था, उससे संतुष्ट न होकर उन्होंने और अधिक लेने का फैसला किया। एक पड़ोसी देश से जमीन और संसाधन चुराए और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्हें लगा था ये आसान होगा, लेकिन वो गलत थे। अब वर्षों से चल रही इस लड़ाई के लिए ही उन्हें याद किया जाएगा। इससे पहले जो कुछ भी हुआ अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध इतना बड़ा, इतना महंगा और इतना सब कुछ निगलने वाला बन गया है कि किसी न किसी तरह यही उनकी विरासत को परिभाषित करेगा। इसीलिए पुतिन कभी हार नहीं मानेंगे और न ही रूस के नुकसान को स्वीकार करेंगे। वे समझदारी से कदम नहीं उठाएंगे। ये मानना कि चीजें उनकी इच्छा अनुसार नहीं हुई और पीछे हटना, भले ही ये उनके लोगों के लिए सबसे अच्छा होता और कई जानें बच सकती थीं। अंत में रूस को खुद को फिर से बनाने और पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करना महान नेता की पहचान है, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी विरासत प्रभावित होगी। ये उस छवि को चकनाचूर कर देगा जिसे उन्होंने दशकों में बनाया है, और ये उन्हें उस महान सैन्य रणनीतिकार के रूप में नहीं, जैसा वह खुद को दिखाना चाहते हैं, बल्कि एक पूरी तरह से असफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में होने के बावजूद वह छोटे विरोधी को नहीं हरा सके। वह ऐसा होने नहीं दे सकते, इसलिए वही करते हैं जो कर सकते हैं। वह अपने देश के तनावग्रस्त बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र को देते हैं, पर हमें नहीं पता कि खरबों रूबल कैसे खर्च हो रहे हैं। संभवतः इस पैसे का अधिकांश भाग रक्षा संयंत्रों को लगातार चालू रखने में खर्च हो रहा है, जैसा कि वे सालों से करते आ रहे हैं। वे और मिसाइलें, ड्रोन और युद्ध के अन्य हथियार जोड़कर यूक्रेनी कस्बों, शहरों और अग्रिम मोर्चे की किलेबंदियों पर हमला करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब रूस के रक्षा खर्च का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर भर्ती पर भी जा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया, देश सेना में पर्याप्त नए रंगरूट लाने में संघर्ष कर रहा है और 2026 में कुल सैनिकों की संख्या में शुद्ध नुकसान झेल रहा है। नतीजतन मॉस्को और ज्यादा हताश होकर बड़े वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है, भ्रामक सैन्य प्रचार चला रहा है और नए सैनिकों के लिए क्षेत्रीय गवर्नरों पर दबाव डाल रहा है, चाहे जैसे भी हो। रूस को भी मारे गए सैनिकों के परिवारों को काफी पैसा देना पड़ता है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार हर महीने करीब 35,000 रूसी मारे या घायल हो रहे हैं, जिससे क्रेमलिन का मुआवजे का बोझ बढ़ता जा रहा है। रक्षा बजट का कुछ भाग भी उत्तर कोरिया और अफ्रीका जैसे स्थानों पर भेजा जा रहा है। मॉस्को जब सैन्य अभियान में मदद के लिए अन्य देशों की ओर बढ़ता है, तो ये प्रयास अग्रिम मोर्चों के युद्ध क्षेत्रों पर अपेक्षित नतीजे नहीं दे रहे हैं और खर्च जारी रहता है। पूरी तरह से किसी भी मूल्य या लाभ की अनुपस्थिति के बावजूद निवेश जारी है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि रूस की 2026 की पहली तिमाही की चौंकाने वाली खर्च रिपोर्टों की एक वैकल्पिक व्याख्या भी हो सकती है। रूसलेनोमिक्स ब्लॉग पर यानिस क्लूगे ने लिखा कि रूसी वित्त मंत्रालय ने सैन्य खर्च 2025 से इस साल में शायद इसलिए स्थानांतरित किया ताकि पिछले साल के घाटे की योजनाओं से ज्यादा न हो। यानी क्रेमलिन के अकाउंटेंट्स ने शायद कुछ आर्थिक चालाकी करने का सोचा है। 2025 की कुल खर्च को थोड़ा कम हास्यास्पद दिखाने के लिए कुछ आंकड़ों को 2025 की रिपोर्ट से 2026 में स्थानांतरित किया गया है। यानिस क्लूगे इस बात के कई मुख्य कारणों को उजागर करते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। सबसे पहले वो बताते हैं कि सितंबर से नवंबर 2025 के बीच रूस का संघीय बजट खर्च पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर खर्च इसी तरह चलता रहे तो बजट घाटा योजना से करीब 1% ज्यादा हो जाता। क्रेमलिन के घोषित लक्ष्य 2.6% के बजाय यह जीडीपी का 3.5% होता। हालांकि अंत में 2025 के लिए संघीय बजट घाटा वास्तव में 2.6% ही दर्ज किया गया। यह साल के अंतिम महीनों के आंकड़ों से मेल नहीं खाता था। क्रेमलिन की वित्तीय रिपोर्टें देखने पर क्लूगर ने देखा कि दिसंबर के खर्चे सामान्य से काफी कम और संदिग्ध थे। अंत में वित्तीय विश्लेषक ने नोट किया कि 2025 की चौथी तिमाही के लिए विस्तृत खर्च डेटा से पता चला कि साल के अंतिम हिस्से में गोपनीय खर्च बहुत कम था। फिर यह साल के पहले हिस्सों से मेल नहीं खाता था, जिससे क्लूगर ने निष्कर्ष निकाला कि क्रेमलिन ने शायद
खर्च 2026 की शुरुआत में आगे बढ़ा दिया है। नतीजतन जिसे वह वित्त मंत्रालय की लेखाबाजीगरी कहते हैं, क्लूगर नोट करते हैं कि 2026 में खर्च की गति पहली तिमाही के आंकड़ों जितनी तेज नहीं है। उन्होंने यह भी सुझाया कि रूस 2026 में सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा साल की शुरुआत में ही कर सकता है। साल की शुरुआत में ही बहुत सारे बड़े भुगतान करना, ताकि बाद की तिमाहियों में खर्च काफी कम किया जा सके। हमें असली सच्चाई तब तक पता नहीं चलेगी जब तक साल खत्म नहीं हो जाता और 2026 के पूरे वित्तीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते। चाहे क्रेमलिन ने आर्थिक रिपोर्टों में चालबाजी की हो या नहीं, सच्चाई यह है कि कम समय में खरबों रूबल खर्च हुए हैं और हर महीने और भी खरबों खर्च हो रहे हैं। यह सिर्फ अस्थिर नहीं बल्कि देश को बर्बाद कर रहा है। समय के साथ रूस की अर्थव्यवस्था और सोसाइटी लगातार खोखले होते जा रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि घाव इतना बड़ा हो गया है कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची। क्रेमलिन के वित्तीय अधिकारी भी अपने ताज़ा बयानों में यही कह रहे हैं। जून की शुरुआत में खबर आई कि रूसी सरकार और केंद्रीय बैंक के वरिष्ठ अधिकारी एकजुटता छोड़कर खुलेआम व्लादिमीर पुतिन को बता रहे हैं, युद्ध अब बहुत महंगा हो गया है और राष्ट्रीय बजट इसे ज्यादा देर नहीं झेल सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बजट घाटा असुरक्षित स्तर के करीब है और सरकार से सैन्य खर्च में कटौती करने या उसी में दक्षता से बचत करने का अनुरोध किया। आंकड़े भी इसे सही ठहराते हैं। लीक सरकारी दस्तावेजों से पता चला है कि 2026 में सैन्य खर्च कम से कम 2 ट्रिलियन रूबल होगा, जो योजना से 28 अरब डॉलर अधिक है। उन दस्तावेजों में देश के वित्त मंत्री एंटोन सिलवानोव की स्पष्ट चेतावनियां भी शामिल थी, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार के पास इस अंतर को भरने के लिए अन्य क्षेत्रों में खर्च पर रोक लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले वर्षों में देश का घाटा बढ़कर चौंका देने वाले 4 ट्रिलियन रूबल यानी 56 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि सबसे अमीर और स्थिर देश भी इस बेहिसाब खर्च को बनाए रखने में संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह बजट घटाता और घाटा बढ़ाता है। रूस अभी स्थिरता से दूर है और उसकी अर्थव्यवस्था सुस्त है। 2026 की पहली तिमाही में उसकी जीडीपी वृद्धि नकारात्मक हो गई और पूर्वानुमान है कि शेष वर्ष भी इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, भले ही ईरान युद्ध से तेल की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ी हो। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी संकेत यही बताते हैं कि पहले से ही खराब स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। लेकिन पुतिन अब भी विशेषज्ञों की अनदेखी कर रहे हैं। जैसा कि सिलुआनो चेतावनी देते हैं कि भंडार अनंत नहीं है, पुतिन और उनके रक्षा अधिकारी इसका विरोध करते हैं। वे अन्य क्षेत्रों में बचत करने, कहीं और खर्च कम करने और रूसी जनता के लिए जीवन को और भी कठिन बनाने को प्राथमिकता देते हैं, बजाय इसके कि वे सैन्य बजट में मामूली सी भी कटौती करें। ये तरीका मूर्खतापूर्ण और संकीर्ण सोच वाला है, जिससे संकट गहराता जा रहा है। कुछ केंद्रीय बैंक अधिकारी साल के अंत तक मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में आमतौर पर नई हाईटेक हथियार प्रणालियां ही चर्चा में रहती है, जो स्वाभाविक है। एरियल ड्रोन, नेवल ड्रोन, ग्राउंड रोबोट, एआई सक्षम स्वायत्त टारगेट ट्रैकिंग और युद्ध के दौरान पेश की गई अन्य नई प्रणालियों ने युद्ध के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है और अब और भविष्य में युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इसमें भी बदलाव आ गया है। इस युद्ध ने पिछली सदी के हथियार प्रणालियों में नई जान डाल दी है। यूक्रेन यह साबित कर रहा है कि वह पुराने और कभी कभी प्राचीन प्रणालियों को भी हाईटेक युद्ध क्षेत्र में प्रभावी हथियारों में बदलने में खासा माहिर है, जिसमें एक ऐसा हथियार भी शामिल है जिसे पहली बार 100 साल से भी ज्यादा पहले विकसित किया गया था और जिसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। वह है M2 ब्राउनिंग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रेंच युद्ध से मिली सीख पर विकसित इसे अब यूक्रेन में ड्रोन गिराने के अत्याधुनिक उद्देश्य से फिर से सक्रिय किया गया है। यहाँ बताया गया है कि यूक्रेन किस तरह से माड्यूस, जैसा कि इस बंदूक को प्यार से कहा जाता है, का इस्तेमाल कर रहा है और क्यों यह जल्द ही बदलने वाला नहीं है। युद्ध के मैदान में हमेशा एक बैकअप विकल्प होना एक वरदान होता है। कल्पना कीजिए, एक यूक्रेनी मोबाइल एंटी ड्रोन टीम संशोधित वैन में अपने स्थान पर पहुंचती है। उनका मुख्य हथियार अल्ट्रा मॉडर्न इंटरसेप्टर ड्रोन का सेट है। ये छोटे तेज ड्रोन रूसी ड्रोन पर छोड़े जाते हैं और काइनेटिक हमले
या पास विस्फोट से उन्हें गिरा देते हैं। टीम खेत में रुककर सड़क किनारे इंटरसेप्टर के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सेटअप करती है। लॉन्च की तैयारी के दौरान हेडलैम्प्स रात में चमकते हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने से पहले वे इलाके की निगरानी और रडार हस्तक्षेप की जांच के लिए एक छोटा क्वाडकॉप्टर उड़ाते हैं। वैन में सैनिक कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी प्रगति देखते हैं। तभी फीड अचानक गायब हो जाती है। किसी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप ने स्काउट ड्रोन का सिग्नल बाधित किया है। इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च नहीं हो सकते, जिससे मिशन शुरू होने से पहले रुक जाता है। लेकिन दल ड्रोन का मुकाबला करने में असहाय नहीं है, जिनको रोकने के लिए उन्हें भेजा गया था। कंट्रोल वैन के साथ एक पिकअप ट्रक पर उनकी भरोसेमंद M2 ब्राउनिंग मशीन गन लगी हुई है। M2 ब्राउनिंग भले ही P1 सन या मेरॉप्स जैसे आधुनिक इंटरसेप्टर ड्रोन जितनी उन्नत या आकर्षक न हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाली मोबाइल फायर टीमें युद्ध के मैदान में आने वाले रूसी ड्रोन के खिलाफ सबसे प्रभावी उपायों में बनी हुई हैं। 2025 में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरस्की ने दावा किया कि वे सभी आने वाले ड्रोन में से लगभग 40% को गिराने के लिए जिम्मेदार थे। 2022 में जब पश्चिमी साझेदारों ने सैन्य सहायता में यूक्रेन को M2 ब्राउनिंग मशीन गन भेजी, तो कई लोग इसकी उपयोगिता को लेकर संशय में थे। ये गन 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और इसके डिज़ाइन में दशकों से खास बदलाव नहीं हुए। लेकिन अब वो संदेह खत्म हो गया है। M2 ड्रोन के खिलाफ भी उतना ही असरदार रहा है जितना कि पहले टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और खाइयों में सैनिकों के खिलाफ था। वास्तव में मुख्य निर्माता बेल्जियम की हथियार निर्माता कंपनी FN हर्स्ट, जो FN ब्राउनिंग समूह का हिस्सा है, के अनुसार यूक्रेन युद्ध की वजह से M2 ब्राउनिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह कंपनी FN मैग जनरल पर्पस मशीन गन और FN मिनीमी लाइट मशीन गन भी बनाती है, जिन्हें अमेरिका में क्रमशः M240 और M249 के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी FN SCAR जैसी राइफलें और नेटो मानक गोला बारूद भी बनाती है, जिसमें 5.56 मिमी, 7.62 मिमी और 12.7 मिमी राउंड शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक सभी की मांग बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी भरोसेमंद M2 ब्राउनिंग की है। हालांकि यूक्रेन में युद्ध इस मांग का मुख्य कारण है, लेकिन यह एकमात्र स्रोत नहीं है। प्रवक्ता हेनरी डी डेरिन के मुताबिक कंपनी ने हाल ही में फ्रांसीसी सेना के लिए 2000 M2 को फिर से तैयार और अपग्रेड किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद अमेरिकी सेनाओं ने उनके लिए छोड़े थे। हम उन्हें यहाँ लाकर अपग्रेड करते हैं और नई जैसी वारंटी देते हैं। M2 ब्राउनिंग की लोकप्रियता का कारण है कि ये बड़ी संख्या में उपलब्ध है। यह बंदूक प्रथम विश्व युद्ध के अंत में डिजाइन हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक मानक हथियार बन गई थी। 1945 तक अमेरिका ने 2 मिलियन से ज्यादा M2 बनाए और मित्र देशों की सेनाओं में वितरित किए थे। नई मशीन गनों और आधुनिक हथियारों के आने से उत्पादन कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी दसियों हजार और बनाए गए हैं, यानी आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। आज भी 90 से ज्यादा देश अपनी सेनाओं में इस भारी मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद जब हथियार यूक्रेन पहुंचे, तो M2 ब्राउनिंग का इस्तेमाल होना चौंकाने वाला नहीं था। 2024 तक यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, लिथुआनिया और इटली से आपूर्ति मिल चुकी थी। रोम ने रूसी आक्रमण शुरू होने के सिर्फ 4 दिन बाद 28 फरवरी 2022 को डिलीवरी का फैसला किया था। इन हथियारों का मूल रूप से पारंपरिक भूमिका में इस्तेमाल करने का इरादा था, यानी जब रूसी पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेनी ठिकानों और शहरों की ओर बढ़ने की कोशिश करें तो उन पर हमला करना। लेकिन जैसे जैसे युद्ध में ड्रोन का दबदबा बढ़ता गया, M2 ब्राउनिंग को यूक्रेन की बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली की एक मजबूत नींव के रूप में नई जिंदगी मिल गई। यह मुख्य रूप से M2 की असाधारण बहुमुखी क्षमता के कारण है, जिसे लगभग किसी भी ऐसी चीज पर लगाया जा सकता है जो इसका वजन उठा सके। 1930 के दशक से इसकी खासियत रही है कि इसका सार्वभौमिक डिजाइन M2 को विमान, जहाज या जमीन पर सैनिकों द्वारा इस्तेमाल योग्य बनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में M2 हर चलने, तैरने या उड़ने वाले वाहन पर लगाया गया। अमेरिकी सेना ने टैंकों, हाफ ट्रैकों, ट्रकों, टैंक डिस्ट्रॉयर्स व अन्य वाहनों पर इसे मानक एंटी एयरक्राफ्ट गन के रूप में अपनाया।
अमेरिकी सेना की वायुसेना में यह P-50 एक मस्टैंग और P-47 थंडरबोल्ट का मुख्य हथियार था और B-24 लिबरेटर तथा B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस जैसे बम वर्षकों के लिए रक्षात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ। हर 17 बम वर्षक को दुश्मन के लड़ाकू विमानों से सुरक्षा के लिए अधिकतम 13 M2 गनों से लैस किया गया था ताकि बम वर्षक अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इस दौरान नौसेना ने M2 का इस्तेमाल लैंडिंग क्राफ्ट से लेकर युद्धपोतों तक, साथ ही F-4F वाइल्डकैट कैरियर आधारित फाइटर और PBY कैटालिना फ्लाइंग बोट जैसे विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर किया। 1930 के दशक के अंत में बनी सार्गो क्लास पनडुब्बियों में आत्मरक्षा के लिए 2.50 कैलिबर मशीन गनों से लैस थीं। अमेरिकी तटरक्षक बल के लैंडिंग क्राफ्ट M2 मशीन गनों से लैस थे, जिन्हें जवान एंटी एयरक्राफ्ट और बीच सप्रेशन के लिए चलाते थे। आज भी अमेरिकी सेना M2 का जमीनी दल द्वारा संचालित हथियार और एब्राम्स टैंक M1A2 सेट V3 में कमांडर गन के रूप में उपयोग करती है, जहां यह क्रोज रिमोट वेपन सिस्टम से जुड़ा है। मरीन M2 को अभी भी इन्फेंट्री सपोर्ट और नए उभयचर कॉम्बैट व्हीकल के मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेवी M2 मशीन गनों का इस्तेमाल डेक से फायर कर छोटी नावों, विमानों और ड्रोन को भगाने में करती है। एयरफोर्स ने इन्हें HH-60G पर लगाया है और अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स व बेस डिफेंस रोल में भी इस्तेमाल करती है। और अब यूक्रेनी सेना M2 का इस्तेमाल रूसी हमलों को रोकने और रूसी ड्रोन गिराने के लिए एक नए तरीके से कर रही है, जिसमें भारी मशीन गन को पिकअप ट्रकों पर लगाया जा रहा है। ये यूक्रेनी मोबाइल रक्षा दलों को जल्दी से वहां भेजने में सक्षम बनाता है जहां उनकी जरूरत है, और फिर दुश्मन के ड्रोन और तोपखाने उनके स्थान का पता लगाने से पहले ही फायर करके तुरंत निकल सकते हैं। जब क्रू अपनी जगह होते हैं तो वे इस गन की टिकाऊ खूबियों का लाभ उठा सकते हैं। आज की M2 वही गन नहीं है जो 80 साल पहले थी। पिछले दशकों में इसमें कई बदलाव और सुधार हुए हैं, पर यह स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन को कौन से मॉडल भेजे गए हैं। लेकिन मूल डिजाइन 1930 के दशक की M2HB या हैवी बैरल वर्जन से अब भी वही है। नई M2 की मुख्य चीजें जैसे रिसीवर, बोल्ट और बैरल पुराने मॉडल्स के साथ अदल बदल हो सकती है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अब भी बनी है। ब्राउनिंग M2 एक एयर कूल्ड बेल्ट फेड मशीन गन है जो क्लोज्ड बोल्ट से फायर करती है और शॉर्ट रिकॉइल प्रिंसिपल पर चलती है। ये आज भी वही 0.50 BMG 12.7 बाई 99 मिलीमीटर कारतूस फायर करती है, जैसा हमेशा से करती आई है, और इसकी मजल वेलोसिटी भी लगभग 2900 फीट प्रति सेकंड है। साथ ही एरिया टारगेट के लिए इसकी प्रभावी रेंज लगभग 2000 गज है। M2 का सबसे आधुनिक वर्जन M2A1, जिसे 2010 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया, में कुछ अपग्रेड्स जोड़े गए थे। इन अपग्रेड्स ने इस गन की लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा संबंधी कमियों और मेंटेनेंस की दिक्कतों को दूर किया, और इससे यह सुनिश्चित हुआ कि 21वीं सदी में भी यह नई तरह की चुनौतियों के खिलाफ उपयोगी बनी रहे। हेडस्पेस व टाइमिंग की समस्याएं पहले हल की गई। क्लासिक M2 पर बैरल बदलने के लिए गनर को हेडस्पेस यानी बोल्ट और चैम्बर के बीच की दूरी और टाइमिंग यानी फायरिंग पिन की अलाइनमेंट को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता था। गलत एडजस्टमेंट से राउंड्स अपने आप फायर हो सकते थे या बैरल फट सकता था, जिससे गंभीर चोट या मौत हो सकती थी। M2A1 अपग्रेड में हेडस्पेस और टाइमिंग की समस्या ठीक हो गई। अब बैरल एक्सटेंशन सटीक टॉलरेंस के साथ मशीन होता है, जिससे यूजर को एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इससे हथियार की खतरनाक मेंटेनेंस खत्म हो जाती है और ऑपरेटर की गलती रोकी जा सकती है। इसमें कई नवाचार किए गए हैं। मूल M2 में ओवरहीटेड बैरल बदलना 2 लोगों के लिए धीमा काम था, जिसमें खास टूल्स और गेज चाहिए होते थे। M2A1 अपग्रेड में एक हटाने योग्य कैरिंग हैंडल और एक सरल लॉकिंग मैकेनिज्म पेश किया गया। ये एक ऑपरेटर को बिना किसी टूल के कुछ ही सेकंड में गर्म बैरल बदलने की सुविधा देता है, जिससे हथियार के निष्क्रिय रहने का समय काफी कम हो जाता है और इस तरह क्रू के दुश्मन की गोलीबारी के सामने आने का जोखिम भी घट जाता है। इसके अलावा ज्यादातर आधुनिक मशीन गनों के विपरीत मूल M2 में सेफ्टी स्विच नहीं था। क्रू ने आकस्मिक फायरिंग रोकने के लिए ट्रिगर के नीचे शेल केसिंग फंसा देने जैसे जुगाड़ अपनाए थे। M2A1 में मैनुअल ट्रिगर ब्लॉक सेफ्टी जोड़ने से अब इसे चैम्बर में राउंड के साथ सुरक्षित ले जाया जा सकता है।
M2A1 में उन्नत ऑप्टिक्स और सिग्नेचर रिडक्शन दिया गया है। नया स्लॉटेड फ्लैश हाइडर मजल फ्लैश को 95% तक घटाता है, जिससे नाइट विजन इस्तेमाल करते समय अस्थायी अंधापन नहीं होता और गनर की विजुअल सिग्नेचर भी कम होती है। आधुनिक वेरिएंट्स में रिसीवर कवर पर पिकैटिनी रेल होती है, जिससे आधुनिक ऑप्टिक्स और लेजर डेजिग्नेटर लगाए जा सकते हैं, जो मूल सिर्फ आयरन साइट वाले डिजाइन में नहीं था। अब बस एक त्वरित याद दिलाना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना की खबरों के अपडेट्स और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहराई से विश्लेषण मिल सके। मिलिट्री शो पर आपको YouTube पर सबसे विस्तृत, सटीक और समझदारी भरा सैन्य कंटेंट मिलता है। अब M2 ब्राउनिंग सैद्धांतिक रूप से एक पुराना हथियार हो सकता है, लेकिन कई मायनों में M2A1 के अपग्रेड्स इसे आधुनिक युद्ध के लिए उतना ही उपयुक्त बनाते हैं जितना कि इसके हाल ही में पेश किए गए समकालीन हथियार, और शायद उससे भी ज्यादा। इसी वजह से यूक्रेन ने अपने कुछ T-72 AMT टैंकों में मूल सोवियत NSVT मशीन गन को M2 से बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई मायनों में M2 सीधा बेहतर हथियार है। NSVT 12.7 गुना 108 मिलीमीटर की गोली चलाता है। इसके विपरीत M2 की .50 BMG राउंड थोड़ी छोटी 12.7 गुना 99 मिलीमीटर की कारतूस का इस्तेमाल करती है। फिर भी दोनों हथियार युद्ध में लगभग समान प्रदर्शन और प्रभावी रेंज देते हैं। NSVT की फायरिंग स्पीड M2 से ज़्यादा है, ये लगभग 700 से 800 राउंड प्रति मिनट है, जबकि M2 की स्पीड लगभग 450 से 600 राउंड प्रति मिनट है। NSVT 1 मिनट में ज़्यादा राउंड फायर कर सकता है, जिससे इसकी फायरिंग क्षमता बढ़ जाती है। M2 ब्राउनिंग की धीमी फायरिंग स्पीड लगातार फायरिंग में बेहतर सटीकता और नियंत्रण देती है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि M2 NSV NSVT की तुलना में कहीं ज़्यादा लचीले तैनाती विकल्प देता है और इसे वाहनों, विमानों और नौसैनिक जहाज़ों जैसे प्लेटफॉर्मों पर लगाया जा सकता है। NSVT आमतौर पर वाहन पर लगे हथियार के रूप में प्रयोग होता है और इसे अनुकूलित करना आसान नहीं है। M2 विभिन्न मिशन प्रोफाइल के लिए कई तरह के गोला बारूद स्वीकार करता है। वर्तमान में उपलब्ध गोला बारूद प्रकारों में 706.7 ग्रेन M33 बॉल राउंड शामिल है, जिसका उपयोग कर्मियों और हल्के सामग्री लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है। साथ ही M17 ट्रेसर 622.5 ग्रेन M8 API, 619 ग्रेन M20 API T और M962 स्लैब T या सबोट लाइट आर्मर पेनिट्रेटर राउंड भी शामिल हैं। ये बॉल, ट्रेसर, आर्मर पियर्सिंग, इंसेंडियरी और सबोट लाइट आर्मर पेनिट्रेटर राउंड्स की पूरी रेंज देता है। स्लैब टी गोला बारूद में 0.30 इंच व्यास का टंगस्टन पेनिट्रेटर होता है, जो 1.34 इंच मोटी फेस हार्डन स्टील प्लेट को भेद सकता है। 550 गज पर 0.91 इंच, 1300 गज पर 0.91 इंच और 1600 गज पर 0.75 इंच। गोला बारूद के आधार भाग में ट्रेसर चार्ज भी जोड़ा जाता है ताकि आप देख सके कि आपका निशाना कहाँ लगा। 656 गज की दूरी से M2 इतनी ताकतवर है कि वो टैंकों और बख्तरबंद वाहनों में इस्तेमाल होने वाले रोल्ड होमोजीनियस स्टील आर्मर की 0.7 इंच मोटाई भेद सकती है, 2 इंच कंक्रीट, 1 फुट रेत या 27 इंच मिट्टी को भेद सकती है। लेकिन यह सिर्फ थोड़े समय के विस्फोटक प्रभाव तक सीमित नहीं है। इसकी स्टील बैरल को कोबाल्ट क्रोमियम मिश्र धातु की परत के साथ लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये 10,000 राउंड तक चल सकती है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि यूक्रेनी सैनिकों ने M2 को भरोसेमंद, इस्तेमाल में आसान और अपने शस्त्रागार की दूसरी मशीन गनों की तुलना में ज्यादा फायरिंग रेट वाला बताया है। इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, 2000 गज, जो कि आधुनिक M240 मशीन गन से भी अधिक है। इसके अलावा इसकी बड़ी और भारी 0.50 कैलिबर की गोली का मतलब है कि M240 की तुलना में अपनी अधिकतम 4 मील से भी ज्यादा रेंज पर भी कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। M240 जो 7.62 बाय 51 मिलीमीटर की गोली चलाता है, वह मजल पर लगभग 2500 फुट पाउंड की ताकत पैदा करता है। M2 की 0.50 कैलिबर की गोली आसानी से इसे पछाड़ देती है, क्योंकि
यह गोला बारूद के प्रकार के आधार पर 11,000 से 15,000 फुट पाउंड ताकत पैदा करती है। मूल M2 वेरिएंट्स के अलावा यूक्रेन तुर्की के चानिक M2 QCB वेरिएंट का भी इस्तेमाल करता है, जो बताया जाता है कि उतना ही उपयोगी है। 2023 के अंत तक कम से कम 600 चानिक वेरिएंट यूक्रेन को भेजे गए थे। M2A1 की तरह ये भी मूल M2 डिजाइन है, जिसमें पुरानी समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकताएं की गई है। रिसीवर मशीनिंग और बैरल प्रोफाइल में अंतर के कारण यह M2A1 से थोड़ा भारी है। इसका वजन लगभग 85 पाउंड है, जबकि M2A1 का वजन 84 पाउंड है। चानिक क्रोम लाइन बैरल का उपयोग करता है, जिससे इसकी उम्र बढ़ती है और यह 20,000-25,000 राउंड फायरिंग के लिए रेटेड है। यह भी थोड़ा लंबा है, लगभग 65.5 इंच, जबकि तुलना में 64.9 इंच है। मुख्य बात यह है कि चानिक को भी M2 की तरह पिकअप गाड़ियों पर आसानी से एंटी ड्रोन मिशनों में लगाया जा सकता है और M2 के विपरीत इसकी फायरिंग प्रणाली में सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक दोनों फायर मोड्स का समर्थन है। यूक्रेन ड्रोन रोधी अभियानों में सोवियत युग की 23 मिमी ZU-23-2 एंटी एयरक्राफ्ट गन का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है। M2 की तरह ये गनें पुरानी होने के बावजूद तेज फायरिंग रेट और 8,200 फीट रेंज के कारण आज भी भरोसेमंद ड्रोन मारने वाले हथियार है। ZU-23-2 की हर बैरल सिद्धांत रूप से प्रति मिनट 1,000 राउंड फायर कर सकती है, यदि ट्रिगर लगातार दबा रहे जब तक सारी गोलियां खत्म न हो। वास्तविक संचालन में जनर आमतौर पर 2 से 5 सेकंड की छोटी फायरिंग करते हैं, जिससे प्रति बैरल लगभग 400 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग रेट मिलती है। ये क्रमिक फायरिंग प्रक्रिया एयर कूल्ड बैरल को ज्यादा गर्म होने से रोकती है, जिससे कुक ऑफ और बैरल के अत्यधिक घिसाव जैसी समस्याएं नहीं होती। अब यूक्रेनी विशेषज्ञों के अनुसार चाहे M2 केनिक और ZU-23-2 ड्रोन गिराने में कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वे आज यूक्रेन में ऑपरेशन में मौजूद सबसे प्रभावी मशीन गन आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। ये दर्जा जर्मन डिजाइन वाली गेपार्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन को मिलता है। 46 टन वजनी और एक संशोधित लेपर्ड 1 टैंक चेसिस पर लगे हुए गेपार्ड 2022 में यूक्रेन में सेवा में आया। इसकी ड्यूअल 35 मिलीमीटर ऑटो कैनन और ड्यूअल रडार सिस्टम, जिनकी डिटेक्शन रेंज 9.32 मील तक है, रूस के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले धीमी गति वाले गेरुन लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन को मार गिराने में बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। यूक्रेन में सेवा में मौजूद लगभग 100 गेपार्ड इतने प्रभावी साबित हुए हैं कि जर्मन निर्माता KNDS ने 2025 की शुरुआत में यूक्रेन को एक विशेष अपग्रेड पैकेज की पेशकश की। प्रस्तावित आधुनिकीकरण में बेहतर रडार और ट्रैकिंग, एक बैलिस्टिक कंप्यूटर, लेजर रेंज फाइंडर, GPS और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन शामिल है। इन सुविधाओं से उनकी रूस के उन्नत ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन M2 के पास मोबाइल एंटी ड्रोन डिफेंस में गेपार्ड से बड़ी बढ़त उसकी मोबिलिटी है। गेपार्ड की बंदूकें भारी टैंक चेसिस पर होने से इसकी गतिशीलता और शूट एंड स्कूप क्षमता सीमित रहती है। M2 को किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता है जो उसका वजन उठा सके, जिससे यह तेज तैनाती और इंटरसेप्टर ड्रोन क्रू के लिए बैकअप के रूप में उपयुक्त है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया। ZU-23-2 को भी ट्रकों और पिकअप्स पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसका अतिरिक्त वजन उन मॉडलों की रेंज को सीमित कर देता है जो इसके साथ काम कर सकते हैं। वे जुड़वा 23 मिमी तोपें काफी टॉर्क पैदा करती है, इसलिए हल्के सिविलियन हाफ टन चेसिस पर फायरिंग के समय वाहन को स्थिर रखने के लिए सहायक पैरों या आउटरिगरों की वेल्डिंग जरूरी होती है, जिससे ट्रक के फ्रेम को नुकसान या पलटना रोका जा सके। इसी कारण इसे आमतौर पर मजबूत फ्लैट बेड्स या भारी 1.5 टन से 6 टन ट्रक चेसिस जैसे कि गाज 66, जिल 131 या संशोधित कामाज पर लगाया जाता है, ताकि संरचनात्मक विफलता से बचा जा सके। M2 और कनिक सामान्य नागरिक ट्रकों के बेड में आसानी से फिट हो जाते हैं। इन्हें भारी चेसिस को मजबूत करने की जरूरत नहीं होती। इनकी क्विक चेंज बैरल सुविधा मोबाइल भूमिका में खास है, जिससे क्रू गैर बख्तरबंद ट्रक बेड में रहते हुए जल्दी ओवरहीटेड बैरल बदल सकते हैं। यूक्रेन ने छोटे तेज गति से उड़ने वाले ड्रोन के खिलाफ फायर की मात्रा को दोगुना करने के लिए पिकअप ट्रकों पर ड्यूअल माउंटेड कॉन्फ़िगरेशन का भी उपयोग किया है।
M2 लगे पिकअप ट्रकों का नुकसान है कि गनर टैंक या गेपर्ड की तुलना में ज्यादा खुले रहते हैं। यूक्रेन में संशोधित मशीन गन वाले पिकअप ट्रकों पर अक्सर एंटी ड्रोन केज होते हैं, लेकिन बख्तरबंद सुरक्षा नहीं। यूक्रेन में जनशक्ति की कमी अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है और M2 गनर जैसे कुशल ऑपरेटरों की सुरक्षा लगातार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो हाल ही में यूक्रेन ने M2 के लिए एक और नवोन्मेषी उपयोग निकाला है। इसे मानव रहित जमीनी वाहनों या UGV पर लगाना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा प्रलेखित M2 ले जाने वाला रोबोट डेब डेवरड्रॉइड TW12.7 है, जिसे यूक्रेनी कंपनी डेवरड्रॉइड ने टैंक ब्यूरो के सहयोग से विकसित किया है। इस रोबोट में M2 ब्राउनिंग मशीन गन लगी है। इसकी फायरिंग रेंज 0.62 मील है और इसमें नाइट विजन भी है। ये पूरी तरह स्वायत्त नहीं है, बल्कि दूर से संचालित होता है और प्रोग्राम किए गए युद्ध कार्य कर सकता है। 2025 के अंत में यूक्रेन की 3rd आर्मी कोर की एक यूनिट ने कथित तौर पर इसे फ्रंट लाइन पोजीशन पर अकेले 45 लगातार दिनों तक तैनात किया था। रोबोट का हर 48 घंटे में रख रखाव और रीलोडिंग हुआ, पर उसने अपनी पोजीशन इन्फेंट्री को नहीं सौंपी। मिशन के दौरान रूसी बल उस सेक्टर पर कब्जा या घुसपैठ नहीं कर सके। नवंबर 2025 की शुरुआत में 5th सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड के TW12.7 ने कॉन्स्टेंटिनिवका के पास रूसी MT-MT-LB बख्तरबंद वाहन पर घात लगाकर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। आर्मर पियर्सिंग इंसेंडरी राउंड से रोबोट ने रात में एकदम नजदीकी दूरी से वाहन पर हमला कर उसकी पतली बख्तरबंदी भेद दी और चालक दल को मार दिया। ये अकेला रोबोट नहीं है जिसे यूक्रेन ने M2 से लेस किया है। T-701 भारी UGV है, जिसे 1543 पाउंड तक भार उठाने और लगातार फायरिंग वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हल्का TW12.7 जल्दी गोला बारूद खत्म कर सकता है। ये खास तौर पर 2 मशीन गनों, मुख्य M2 ब्राउनिंग और सेकेंडरी 7.62 मिमी PKT के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें बड़ी गोला बारूद बेल्टें और अतिरिक्त आर्मर प्लेटिंग ले जाने की क्षमता है। यूक्रेन ने नीमो UGV भी विकसित किया है। टैंक ब्यूरो और डेवरड्रॉइड द्वारा विकसित नीमो एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जिसे M2 ब्राउनिंग या छोटे KDOS 7.62 या PKT के कॉम्बैट मॉड्यूल से लैस किया जा सकता है। ये एक बहुप्रकारी हंटर किलर सिस्टम के रूप में काम करता है, जो रक्षा लाइनों में खाली जगहों को भरता है और उन क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली गश्त करता है जहां मानव सैनिक ड्रोन निगरानी और तोपखाने के लिए असुरक्षित होते हैं, और इस तरह ये किंवदंती आगे बढ़ती है। हर पीढ़ी में M2 एक नई भूमिका निभाने लगता है, जैसे कि वह विशेष रूप से उस कार्य के लिए ही बनाया गया हो। कल्पना करें आप एक रूसी सैनिक हैं और आपको यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा गया है। नया आदेश आते ही आप डर जाते हैं। अचानक दुनिया में रोशनी लौटती है। आप मोर्चे नहीं, मॉस्को जा रहे हैं। चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही आदेश का बाकी हिस्सा सुनाया जाता है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, कोई जश्न नहीं होगा। आप मॉस्को सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डरे हुए पुतिन ने आपको बुलाया है, जबकि आपके साथ ही मोर्चे पर मर रहे हैं। अभी पुतिन इतने डरे हुए हैं कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन से लौटकर मॉस्को में उनकी सुरक्षा करनी पड़ रही है। यह पुतिन के लिए आत्मसमर्पण के बराबर है और इसका युद्ध पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने डर और हताशा में यह कदम उठाया। यूक्रेन के सभी हिस्सों से रूसी वायु रक्षा इकाइयों को मॉस्को और रूस के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर वापस बुलाया जा रहा है, ताकि पुतिन और उनके साथियों को उन ड्रोन हमलों से सुरक्षा मिल सके जिन्हें यूक्रेन रूस में भेज रहा है। ये एक जगह से संसाधन हटाकर दूसरी जगह की भरपाई करने का उदाहरण है, जो रूस की सेनाओं के लिए यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में विनाशकारी होगा। वे पहले ही यूक्रेन के मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल और मोर्चे के पीछे रूसी रसद व्यवस्था पर भारी तबाही से जूझ रहे हैं। अब पुतिन कह रहे हैं कि जो हथियार फ्रंटलाइन सेनाओं की एकमात्र उम्मीद है, उन्हें वापस मॉस्को ले जाना होगा ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, जबकि वो कहीं अपने छोटे से हाथी दांत के सिंहासन पर बंकर में बैठे हैं। इस बारे में जेलेंस्की का क्या कहना है, ये सुनिए। मॉस्को क्षेत्र में सैकड़ों लॉन्चर जमा है। जेलेंस्की ने बताया कि रूस के अन्य क्षेत्रों से करीब 90 लॉन्चर वालदाई में तैनात किए गए हैं। ये दोनों जगहें खास हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है और क्रेमलिन वहीं स्थित है, जबकि वालदाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पुतिन के पसंदीदा निवासों में से एक है।
वो शहर मास्को से 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जिससे पता चलता है कि पुतिन रूस की वायु रक्षा इकाइयों और उन्हें चलाने वाले सैनिकों को अपनी ही हिफाजत के लिए कितनी दूर भेज सकते हैं। गलत मत समझिए, पुतिन ये सब करना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन की इतनी शानदार रणनीति ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि रूस खुद जाल में फंस गया है। पुतिन के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है और जल्द पता चलेगा क्यों। सबसे बड़ा सवाल है, ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब आसान है। यूक्रेन बार बार दिखा रहा है कि वो रूस के सबसे अहम लक्ष्यों को, जो मास्को और उसके आसपास हैं, निशाना बना सकता है। थोड़ा संदर्भ समझने के लिए पीछे चलते हैं। मास्को रूस का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, इसमें शक नहीं। और उस सुरक्षा का मतलब है कि शहर की रक्षा के लिए पहले से ही सैकड़ों वायु रक्षा प्रणालियां तैनात हैं। कैस्पियन पोस्ट इसे रूस की राजधानी के चारों ओर बना लोहे का सुरक्षा घेरा बताता है, जो 2023 से लगातार मजबूत हो रहा है। अब इसमें 100 से ज्यादा वायु रक्षा इकाइयां हैं, जिनमें S-300, S-400 बैटरियां और पैंटसिर जैसी कम दूरी की प्रणालियां शामिल हैं, जो मिसाइलें मार गिराने में माहिर हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार ये वायु रक्षा प्रणालियां 3 घेरों में हैं, जो मास्को के केंद्र में घुसपैठ और हमले को रोकने के लिए कई परतें बनाती हैं। रूस ने यहां तक कर दिया है कि उसने मोबाइल पैंसिर वायु रक्षा प्रणालियां आम नागरिकों की छतों पर भी तैनात कर दी हैं, ताकि यूक्रेन के ड्रोन के खतरे के खिलाफ शहर की रक्षा को और मजबूत किया जा सके। और इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ा है। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि मास्को पुतिन की अपेक्षा जितना सुरक्षित है, उतना नहीं है। मई जून में कई हमलों की श्रृंखला जून मध्य में मास्को की प्रमुख तेल रिफाइनरी पर हमले के साथ चरम पर पहुंची। वो रिफाइनरी क्रेमलिन से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है और ये मास्को क्षेत्र के लगभग 40 से 50% ईंधन का उत्पादन करती है। रूस ने दावा किया कि उसने पूरे देश में करीब 1000 यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें नष्ट की हैं, लेकिन वो उन ड्रोन को नहीं रोक सका जिन्होंने मास्को रिफाइनरी पर इतनी जोरदार चोट की कि शहर के लोगों पर भयानक काली बारिश बरसने लगी। यूक्रेन ने युद्ध रूस तक पहुंचा दिया है और क्रेमलिन के पास हमला होने से पुतिन घबरा गए होंगे। यूक्रेन के ड्रोन के लिए अतिरिक्त 16 किलोमीटर की दूरी तय करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, और यह साफ है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन द्वारा भेजे जा सकने वाले गहराई तक वार करने वाले ड्रोन के विशाल झुंड को रोक नहीं सकती। अब पुतिन की सबसे बड़ी समस्या है कि युद्ध रूस लौट रहा है। मॉस्को के लोग नाराज हैं। उन्हें कभी भी काली बारिश या यूक्रेन के हमलों के कारण सचमुच सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और देर से चलने जैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए था। मॉस्को इन सब चीजों से बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, और यूक्रेन ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया है। मॉस्को रिफाइनरी पर हमला इसका अंत नहीं था। 27 जून को DW ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को को ईंधन देने वाले अहम तेल पंपिंग स्टेशन पर सफलतापूर्वक प्रहार किया। तो जो हम यूक्रेन की तरफ से देख रहे हैं, वो कभी कभार होने वाला कोई अलग थलग हमला नहीं है। ये एक अभियान है जो धीरे धीरे शहर को उस महत्वपूर्ण संसाधन से काट रहा है जिसकी उसे जरूरत है। पुतिन इन सबको मॉस्को के लोगों से छुपा रहे हैं। एक व्यक्ति ने रूसी आउटलेट सोटोविजन से कहा, मैं अलर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कोई सायरन नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि यह नियंत्रण में है, लेकिन यह जाहिर तौर पर चिंता पैदा करता है। क्रेमलिन के करीबी उन रूसियों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं जो यूक्रेन के मॉस्को पर सफल हमलों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, क्योंकि ये पुतिन की कहानी को झूठा दिखाते हैं। अब कई मॉस्कोवासी समझ रहे हैं कि जिन हवाई सुरक्षा प्रणालियों को अभेद्य बताया गया था, वे वास्तव में पर्याप्त नहीं हैं। लोग जानते हैं कि वे सुरक्षित नहीं हैं। पुतिन भी जानते हैं। यूक्रेन के ड्रोन बेड़े ने महीनों से मॉस्को की ओर जाते हुए रूस की वायु रक्षा प्रणाली को लगातार मात दी है। कुछ साल पहले जब यूक्रेन के पास लंबी दूरी के ड्रोन नहीं थे, पुतिन ये सब खारिज कर सकते थे। बिल्कुल, यूक्रेन हमला करता था, लेकिन आमतौर पर वो सीमा क्षेत्रों और रूस के उन इलाकों को निशाना बनाता था जिनका सामाजिक रूप से, अगर सैन्य रूप से नहीं भी, तो पुतिन के लिए ज्यादा महत्व नहीं था। लेकिन अब हमले और ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा संख्या में किए जा रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक पहुंच रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सिर्फ 2026 में यूक्रेन की बढ़ती कार्रवाई को उजागर किया है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के 10 से भी कम पुष्ट हमले हुए थे, लेकिन अब यह संख्या 30 से ऊपर पहुंच गई है। ध्यान रखें कि इसमें केवल पूरी तरह से सत्यापित हमलों को ही शामिल किया गया है। फायरपॉइंट, जो FP-1 ड्रोन बनाती है, जिसका इस्तेमाल इन हमलों को अंजाम देने के लिए किया जाता है, उसका कहना है कि यह हर दिन अपने 300 विनाशकारी ड्रोन बनाने की योजना बना रही है, जिनमें से हर एक संस्करण के अनुसार 1600 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। संशोधित नेपच्यून मिसाइलें, फायर पॉइंट्स, अपनी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल हाइब्रिड और कई अन्य चीजों को भी इसमें जोड़ दें तो आपको वही मिलता है जो मॉस्को में हो रहा है।
आयरन रिंग इतना बड़ा नहीं कि सबको रोक सके। तो पुतिन को खुद को, क्रेमलिन को और आम मॉस्को वासियों को उस युद्ध के विस्फोटक परिणामों से बचाने के लिए जो उन्होंने शुरू किया था और जो अब रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में महसूस हो रहे हैं, मोर्चे से एयर डिफेंस हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। जैसा कि टेलीग्राफ ने बताया है, रूस का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसमें मॉस्को को घेरे हुए आयरन रिंग भी शामिल है, कभी भी उस चीज के लिए नहीं बनाया गया था जो यूक्रेन कर रहा है। उस नेटवर्क के कई सिस्टम जो पुराने सोवियत डिजाइन हैं, पारंपरिक मिसाइलों और विमानों से निपटने के लिए बने थे। जब इन्हें डिजाइन किया गया था तब ड्रोन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि इन सिस्टम से ड्रोन को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस बड़ी संख्या में ड्रोन मॉस्को पर छोड़े जा सकते हैं, उसका मतलब है कि वे यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त मिसाइलें नहीं दाग सकते। ऑनलाइन तस्वीरों में पैंसीर सिस्टम्स 6 की बजाय सिर्फ 2 मिसाइलों के साथ दिख रहे हैं, जिससे रूस में इंटरसेप्टर की कमी का अंदाजा लगता है। CBS न्यूज ने कहा कि रूस की S-300 मिसाइलें खत्म हो रही हैं और यूक्रेनी अनुमान के अनुसार रूस के पास अपने S-300 PM और S-400 सिस्टम्स के लिए लगभग 400 इंटरसेप्टर उपलब्ध थे। 2025 में ऐसा लगता है कि मिसाइलों की कमी पुतिन द्वारा मॉस्को के पास तैनात सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को प्रभावित कर रही है। इसलिए और अधिक यूनिट्स को रूस की राजधानी में भेजा जा रहा है, उनके पास मौजूद मिसाइलों और उन्हें संचालित करने वाले सैनिकों के साथ। पुतिन मानते हैं कि अगर आयरन रिंग कमजोर है तो और जोड़ने से यह मजबूत हो जाएगी। शायद वो सही हैं, भले ही ये असंभव लगे। इस कदम की हताशा भी बहुत कुछ कहती है। पुतिन को एक ऐसे विकल्प के लिए मजबूर किया गया है जिसे वो कभी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो फैसला ले लिया है और उनके यूक्रेन पर आक्रमण के लिए इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। ये एक फैसला सब कुछ बदल सकता है और यही वो चीज है जिसे हम यहाँ द मिलिट्री शो में कवर करते हैं। वीडियो पर वापस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने का ये सबसे अच्छा समय है। कब्जे वाले इलाकों से एयर डिफेंस सिस्टम वापस मॉस्को भेजकर पुतिन ने वास्तव में क्या किया है, ये जानिए। रूस के नेता ने एक को कमजोर और दूसरे को मजबूत करने का फैसला किया। ये सभी जानते हैं कि पुतिन के पास 2 विकल्प थे, या तो अपनी और रूस की राजधानी की सुरक्षा करें या यूक्रेन भेजे गए सैकड़ों हजार सैनिकों को कम से कम कुछ हद तक सुरक्षा मिले, ये सुनिश्चित करें, और उन्होंने खुद को चुना। एक बार फिर ये उन सभी लोगों को संदेश देता है जिन्हें पुतिन यूक्रेन भेजते हैं कि उनकी जान पुतिन की जान से कहीं कम कीमती है, जो वे पहले से जानते थे, और उनकी जान औसत मॉस्कोवासी की धारणा से भी कम कीमती है। पुतिन इतने बेताब हैं कि मॉस्को के लोग उस युद्ध के परिणाम न देख सकें जिसे उन्होंने शुरू किया है, कि वे सिर्फ इस भ्रम को बनाए रखने के लिए कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, रूस के और अधिक सैनिकों को मोर्चे पर मरने देने को तैयार हैं। ये एक दुखद स्थिति है जो पुतिन के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती है। सबसे खास बात, यूक्रेन जानता था कि ड्रोन मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ऐसी ही प्रतिक्रिया देंगे। यही है गहरे हमलों की असली चालाकी। बात सिर्फ तेल रिफाइनरियों पर हमले और मॉस्को के लोगों पर काली बारिश होने की नहीं है। हालांकि यूक्रेन के नजरिए से ये सब बेहतरीन नतीजे हैं। असल में ये रूस की सेना को यूक्रेन में नाकाम होने की स्थिति में डालने के बारे में है। पुतिन ने एयर डिफेंस मॉस्को भेज दी और फ्रंट के सैनिकों को छोड़ दिया, जिससे यूक्रेन में असफलता हुई। ज़ेलेंस्की के पास खबर देने के बाद और कहने को है। रूस ने एयर डिफेंस फ्रंट से हटाकर मॉस्को और कीव की सुरक्षा के लिए तैनात कर दी है, जिससे अब वो यूक्रेन के ड्रोन हमलों की चपेट में आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसियों को आदेश मिला है कि वे 2 सुरक्षा घेरों की रक्षा करें, अपनी जमीन की और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जाए गए इलाकों की, जिससे अन्य क्षेत्र कमजोर हों। हम जरूरी निष्कर्ष निकालेंगे। हम जानते हैं कि जरूरी निष्कर्ष क्या हैं। हम हफ्तों से उन्हें कब्जाए गए यूक्रेनी इलाकों में देख रहे हैं, अब वे और निर्णायक होंगे। यूक्रेन का मध्यवर्ती हमला अभियान वही निष्कर्ष है जो निकाला जा रहा है। उस अभियान ने पहले ही कब्जा किए गए इलाकों में रूस की वायु रक्षा को तोड़ दिया है, जिससे यूक्रेन अपने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन अभियान को शुरू कर सका है, जो क्रीमिया को अलग थलग करने की प्रक्रिया में है, और साथ ही रूस की अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को बिना जरूरी समर्थन के लड़ाई में उतरने के लिए मजबूर कर रहा है। यूक्रेन पूरे 2026 में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला कर रहा है। CNN के अनुसार यूक्रेन की सेना का दावा है कि इस साल 106 वायु रक्षा इकाइयां और युद्ध शुरू होने से अब तक 1400 से ज्यादा नष्ट किए गए हैं। मिडल स्ट्राइक अभियान, जो अग्रिम मोर्चे से 300 किलोमीटर पीछे रूसी सैन्य संपत्तियों और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाता है, इसी का परिणाम है। आप इस समय यह तर्क दे सकते हैं कि पुतिन वायु रक्षा प्रणालियों को मॉस्को में उतना ही इसलिए ला रहे हैं ताकि उन प्रणालियों की रक्षा की जा सके जिन्हें यूक्रेन नष्ट कर रहा है, जितना कि रूस की राजधानी की सुरक्षा के लिए। लेकिन चाहे जो भी हो, यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है। 26 जून को वायु रक्षा से जुड़ी घोषणा के एक दिन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 40 दिन का अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिससे पुतिन पर आक्रमण रोकने का दबाव बने। ज़ेलेंस्की के अनुसार यह अभियान मुख्य रूप से यूक्रेन के मौजूदा लंबी ये मदूरी हमलों पर निर्भर करेगा, जिसमें क्रीमिया और मॉस्को प्राथमिकता होंगे।
एक दिन पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एक्स पर कहा कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में और भी बहुत कुछ आने वाला है। रूसी सेना की लॉजिस्टिकल नाकेबंदी सख्त करना और मिडिल स्ट्राइक ड्रोन की रिकॉर्ड खरीद की पहली ओपन टेंडर जारी करना। हाल के महीनों में यूक्रेन ने मिडिल स्ट्राइक क्षमता बढ़ाकर रूसी सेना की लॉजिस्टिकल नाकेबंदी शुरू की है। यही यूक्रेन की रणनीति की असली चतुराई है। यूक्रेन ने यह जो किया है वो है मॉस्को पर हमला करके मोर्चे पर कमजोरी पैदा करना। यूक्रेन जानता था कि उसके ड्रोन मॉस्को पहुंचने पर पुतिन कैसे प्रतिक्रिया देंगे और उसने उन्हें जाल में फंसा लिया। पुतिन ने हमेशा की तरह अपनी और साथियों की सुरक्षा की। अब इससे यूक्रेन के लिए मोर्चे पर और भी ज्यादा सफलता हासिल करने के रास्ते खुल गए हैं और हम पहले ही 2026 में यूक्रेन को काफी सफलता हासिल करते देख रहे हैं। रूस मैटर्स के अनुसार इस साल रूस के लिए क्षेत्र पर कब्जा करना काफी खराब रहा है। यह युद्ध अध्ययन संस्थान ISW के आंकड़ों का हवाला देता है। रूस ने 26 मई से 23 जून तक 51.7 वर्ग किमी का नुकसान झेला है, उन क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें उसने दावा किया है, और असल में सिर्फ 1-2 घुसपैठ इकाइयां भेजी हैं। रूस पहले ही हर महीने 30 से 35 हजार सैनिकों को खो रहा है और जून में उसकी रोजाना की हानि 1000 से कहीं ज्यादा है। 27 जून तक के 24 घंटों में ही रूस ने 1350 सैनिक खो दिए, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। इस सब से हमें यह पता चलता है कि यूक्रेन के पास पहले से ही गति है, जो गहरे हमलों, मध्य हमलों और मोर्चे पर जबरदस्त रक्षा के बल पर बनी है। और अब जब उसने पुतिन को अपनी पूरी तरह से तैयार जाल में फंसा लिया है, तो वो उस गति को और आगे बढ़ा सकता है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके डॉनबास और क्रीमिया के महत्वपूर्ण हिस्सों पर पहले ही फायर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसका मतलब है कि रूस की सेनाएं अब आजादी से हमला नहीं कर सकती और हर हमला जो वे करते हैं वो पहले से ही कमजोर स्थिति से शुरू होता है, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइनें कट चुकी हैं। अब जब पुतिन एयर डिफेंस को वापस मॉस्को बुला रहे हैं, तो मध्य स्तरीय हमलों का अभियान और तेज होने वाला है। यूक्रेन और अधिक हमले करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी सफलता दर पहले से भी ज्यादा होगी। यह सब रूस के ग्रीष्मकालीन आक्रमण के चरम पर हो रहा है। जैसा कि हमने कहा था, जीनियस। पुतिन को मोर्चे पर कमजोरियां लाने के लिए मजबूर करो, इससे जवाबी हमले और हताहत बढ़ सकते हैं। इसमें एक अच्छा बोनस भी है। यूक्रेन देखेगा कि पुतिन ने फ्रंट लाइन से हटाई एयर डिफेंस यूनिट्स कहां भेजी हैं। हम जानते हैं कि उसके पास यह क्षमता है। यूक्रेन के पास कब्जे वाले इलाकों में एक पूरी छाया सेना है, जो देख रही है और इंतजार कर रही है कि कहां कहां कमजोरियां खुलती हैं, ताकि वो जानकारी पहुंचाई जा सके। रूस में आतेश जैसे समूह मॉस्को में तोड़फोड़ करते और संभावित लक्ष्यों पर नजर रखते हैं। जब उन लक्ष्यों को और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों के साथ मजबूत किया जाने लगेगा, तो यूक्रेन को इसकी जानकारी हो जाएगी। जब उन लक्ष्यों को और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों के साथ मजबूत किया जाने लगेगा, तो यूक्रेन को इसकी जानकारी हो जाएगी। जब कब्जे वाले क्षेत्रों में लक्ष्य कमजोर पड़ेंगे, यूक्रेन को पता चल जाएगा। जाल में फंसकर पुतिन यूक्रेन को अहम खुफिया जानकारी देने पर मजबूर हो गया है, और जैसे ही हटाए गए एयर डिफेंस तैनात हो जाएंगे, यूक्रेन को ठीक ठीक पता चल जाएगा कि पुतिन नहीं चाहता कि ड्रोन किसे निशाना बनाए। यह समझने के लिए बड़ा सैन्य रणनीतिकार होना जरूरी नहीं कि किन ठिकानों पर ड्रोन के इतने बड़े झुंड टूट पड़ेंगे कि नई एयर डिफेंस भी उन्हें नहीं रोक सकेगी। एक और बात, यूक्रेन को ग्रिपेन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। वो खेप अगले 10 महीनों के भीतर कभी भी आ सकती है, शायद साल के अंत से पहले भी। उन्हें मीटियोर मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है और वे मार्क 4 से भी तेज गति से उड़ती हैं। अगर सब कुछ यूक्रेन के पक्ष में जाता है, तो ये जेट ऐसे माहौल में प्रवेश करेंगे जहां कब्जे वाले इलाकों में रूसी वायु रक्षा पहले से कहीं ज्यादा कमजोर होगी, जिससे ग्रिपेन और अन्य लड़ाकू विमान रूसी पीछे के इलाकों पर ज्यादा घातक हमले कर सकेंगे। यूक्रेन ने परफेक्ट स्टॉर्म बनाया है, जिसमें पुतिन फंस गए हैं। पुतिन चाहे रूसी जहाज कहीं भी मोड़े, पानी अंदर आ ही रहा है। अगर वो, जैसा कि कर भी रहा है, एयर डिफेंस मॉस्को ले जाता है, तो रूस कब्जे वाले क्षेत्रों में कमजोर हो जाता है। अगर वे रक्षा प्रणालियां वही रखी जाती हैं, तो मॉस्को, कीव समेत अन्य अहम लक्ष्य कमजोर हो जाते हैं। पुतिन के फैसले ने यूक्रेन को 2026 में हम जो सफलताएं पहले ही देख चुके हैं, उन पर आगे बढ़ने का मौका दिया है। यहाँ पुतिन के लिए कोई जीत नहीं है। क्या इसका मतलब है कि यूक्रेन की तरफ से पूरी ताकत के साथ हमला होने वाला है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि यूक्रेन अब लक्षित जवाबी हमले कर सकता है, ताकि वो अपनी जमीन वापस ले सके। साथ ही उन इलाकों पर भी हमला कर सकता है जिन्हें पुतिन ने अभी कमजोर किया है। इससे एक चक्र बनता है। फिर वायु रक्षा प्रणालियों को उन लक्षित इलाकों में भेजा जाएगा, जिससे और मौके खुलेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, जबकि यूक्रेन रूस की रक्षा क्षमताओं को धीरे धीरे कमजोर करता जाएगा। ये यूक्रेन की वर्षों की मेहनत, लड़ाई, शोध, विकास और योजना का परिणाम है। ये एक रात में नहीं हुआ। अब वो सारी मेहनत अपने चरम पर पहुंच रही है, और पुतिन ने अभी ये सीखा है कि उन्होंने पिछले 4 से भी अधिक साल यूक्रेन के जाल में फंसते हुए ही बिता दिए।
अब जब वायु रक्षा प्रणाली को मार्स को भेज दिया गया है तो हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि कब्जाधारियों के लिए आगे क्या होने वाला है। और भी ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन पहले से ही अच्छा कर रहा था। 2026 में 8 लाख से ज्यादा सत्यापित ठिकानों पर हमला हुआ है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमारा वीडियो देखकर और जानें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फीड पर नजर रखें कि मिलिट्री शो आगे क्या लेकर आने वाला है। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।